हेलो एवरीवन, ये फिलर्स का फर्स्ट वीडियो है। फिलर्स जिन बच्चों को नहीं पता किसे कहा जाता है, बचपन में हम जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते थे उसे ही एक्चुअली एसएससी फिलर्स कहती है। तो फॉर्मेट वही होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस के दौरान में कहीं पर एक जगह पर ब्लैंक होगा। उस ब्लैंक के लिए फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा वहां अप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ फिलअप होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। अब ये जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि अगर मैं रीसेंट एग्जाम्स की बात करूं, 3 साल पकड़ लेते हैं। अगर पिछले 3 साल के पेपर आप देखोगे तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एग्जाम में वो फिलर से ही पूछा जा रहा है, क्योंकि जो फोकस है एसएससी का खास करके वो है अब वोकैब पे। मतलब फिलर्स में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना वो वोकैब होते हैं, वोकैब बेस्ड फिलर्स ज्यादा पूछे जाते हैं रादर देन कि ग्रामर बेस्ड फिलर्स पूछे जाए। बीच बीच में ग्रामर बेस्ड फिलर्स भी होगा, पर मोस्टली वोकैब बेस्ड फिलर होगा, इसलिए पेपर टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियोस में फिलर्स के हम ये कोशिश करेंगे कि जो ग्रामर के रूल्स लग रहे हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको भी याद कर लें। इत्मीनान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, बीच बीच में नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कॉपी एक पेन लेके बैठना है, जहां जहां पे मैं बोलूं कि ये नोट करना वहां पे इस चीज को नोट करना। ठीक है, कहाँ क्या नोट करा रहा हूं आगे हम लोग देखेंगे उस चीज को। मैं स्ट्रेट अवे आ रहा हूं क्वेश्चन पे। अब फिर से कोशिश आपको ये करनी है कि मेरे से पहले आप क्वेश्चन ट्राई कर लो, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, आपको पढ़ने में मजा आएगा, बनाने में मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि देयर वॉज अ जनरल हेजिटेशन एंड डैश टू इग्नोर द प्रॉब्लम। एक जनरल हेजिटेशन थी वहां पर और एक और कुछ यहां पे आना चाहिए, और डैश था इग्नोर, प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, सो देयर वाज अ जनरल हेजिटेशन एंड डैश टू इग्नोर द प्रॉब्लम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हम फिलअप करेंगे। क्या हम वहां पे डिस्पोजिशन फील कर सकते हैं, क्या हम वहां पे डिराइड फील कर सकते हैं, क्या वहां पे हम डेमोव फील कर सकते हैं, या डिनिग्रेट फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब आप देख रहे हो कि ये एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है और सारे के सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं ये बड़े ही खतरनाक वाले वर्ड है जो आप अपने पहले शायद नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो एक बार पहले मीनिंग समझ लेंगे हम, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे। मीनिंग समझते हैं इत्मीनान से। सबसे पहला वर्ड है डिस्पोजिशन, नाउन है। क्या लिखा है कि अ पर्सन्स नेचुरल क्वालिटीज और ऑफ माइंड और कैरेक्टर। हिंदी में अगर मैं याद करूं तो किसी का भी स्वभाव, स्वभाव को डिस्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जहां पे भी आप डिस्पोजिशन टर्म का यूज करोगे आप इंसान की एक क्वालिटी की बात करोगे, ये बात आप समझ पा रहे हो, इंसान की क्वालिटी की बात करोगे जिसको हम स्वभाव कहते हैं। तो हमारे सेंटेंस में तो ये फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, एक बार क्वेश्चन देख लेना, हम बात कर रहे थे कि हेजिटेशन था। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि एक जनरल हेजिटेशन था और स्वभाव था प्रॉब्लम इग्नोर करने का, ये तो फिट नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं ना, इसको आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते, पहले मैं वर्ड समझा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि पर्सन्स नेचुरल क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, उसको बोला जाता है डिस्पोजिशन। राइट, ये सब चीजें आपको नोट नहीं करनी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ से वहां से आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जो चीजें नोट करनी मैं बताऊंगा आगे, सुनते जाना। सिनोनिम क्या होता है इसका, टेम्परामेंट, नेचर, कैरेक्टर। मुझे यही पार्ट समझाना है ज्यादा करके। देखो, आपने बहुत बार क्रिकेट में सुना होगा कि इसका टेम्परामेंट खराब है, इसका टेम्परामेंट अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया खेलने जाओगे तो टेम्परामेंट चेक होगा। टेम्परामेंट का मतलब क्या है, आप जब बैटिंग करते हो तो आपका स्वभाव कैसा होता है। क्या ऐसा होता है कि 2 बाउंसर खाने के बाद आप विकेट से हट हट के मार रहे हो श्रेयस अय्यर की तरह, या क्या आप चेतेश्वर पुजारा माइंडसेट के हो कि जितना चोट लगे लगे बॉडी पे विकेट नहीं देंगे। ये आपका टेम्परामेंट डिफाइन करता है। तो क्रिकेट में ना आप अगर, या कोई भी स्पोर्ट्स में फॉर दैट मैटर, आपको टेम्परामेंट शब्द बहुत सुनाई देगा। ठीक है, नेचर और कैरेक्टर तो हम लोग समझते ही हैं। अब इसका एंटोनिम का बात कर लेते हैं। एंटोनिम क्या हो सकता है, तो पहला एंटोनिम है डिसइंक्लिनेशन। अब देखो एंटोनिम ना कभी भी याद करने वाली चीज नहीं होती, एंटोनिम हमेशा ऑप्शंस इलिमिनेट करके बनाए जाते हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है एंटोनिम, जब क्वेश्चन के बीच बीच में आया है तो वहां से ऑप्शन इलिमिनेट होते हैं। इसलिए ऑप्शन कभी भी एंटोनिम को रटने मत जाना, सिर्फ समझ लो एंटोनिम को, रटने वाली चीज सिनोनिम है। तो डिसइंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेके आपका झुकाव। जैसे मेरा इंक्लिनेशन क्रिकेट की तरफ है, डिसइंक्लिनेशन उसको नेगेटिव करेगा, मेरा झुकाव जिस तरफ नहीं है, मेरा इंटरेस्ट जिस तरफ नहीं है, ये उसका उल्टा हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट उल्टा नहीं है, स्वभाव का उल्टा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये एंटोनिम नहीं है। पर अगेन वही बात है कि ऑप्शन जहां से थे वहां से मैंने उठाए हैं, जो ऑप्शन में दिया रहेगा हमें वही आंसर करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं एंटोनिम याद नहीं करना, समझ लो सिर्फ। ठीक है, अनविलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है किसी चीज की चाहत, किसी चीज की रजामंदी। अनविलिंगनेस, आप उसके लिए रेडी नहीं हो। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। लिखा है कि हर चीयरफुल डिस्पोजिशन
मेड हर पॉपुलर अमंग हर कलीग्स, के उसकी जो डिस्पोजिशन थी ना, जो वो खुशी थी उसकी, जो उसका नेचर था, जो स्वभाव था कि वो हमेशा खुश रहती थी, वो अपने कलीग्स के बीच में उसे बहुत फेमस कर रहा था। ठीक है, मतलब सब लोग उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहने का स्वभाव है उसका। सो डिस्पोजिशन का मतलब क्या होगा? स्वभाव। याद हो गया सबको? आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है डिराइड। ये बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कई बार सिनोनिम में पूछा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? डिराइड का मतलब टू लाफ एट समवन और समथिंग इन अ वे दैट शोज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है बेइज्जती। तो क्या है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, जब आप किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी का उपहास करते हैं, उसको डिराइड कहा जाता है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है मॉक, सिनोनिम होता है रिडिक्यूल, सिनोनिम होता है स्कॉर्न। अब मैंने बोला था कॉपी लेके बैठना, पेन लेके बैठना, बीच में मैं नोट कराऊंगा। तो सबसे पहले नोट करिए स्कॉर्न। ये कई बार एसएससी ने पूछा है। ठीक है, स्कॉर्न वर्ड को नोट कीजिए। ये वर्ड फिर से हमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का कोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ड हमें फिर मिलेगा। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी को भी रिडिक्यूल करना। ठीक है, सो मॉक, रिडिक्यूल, स्कॉर्न, ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। ये दोनों तो आसान है, मॉक और रिडिक्यूल आपने बहुत बार सुना होगा। स्कॉर्न यहां का वर्ड आपको याद रखना है। सो डिराइड मतलब भी बेइज्जती करना, उपहास करना, स्कॉर्न मतलब भी बेइज्जती करना, उपहास करना। उल्टा क्या होगा इसका? ऑब्वियसली आप बेइज्जती का उल्टा क्या बोलोगे? जब आप किसी को सम्मान दोगे तो प्रेज है तारीफ करना, रिस्पेक्ट है तारीफ करना, कमेंडेबल आपने सुना होगा कि कोई बहुत अच्छा काम करता है, कहते हैं कमेंडेबल वर्क। कमेंडेबल का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन। सो कमेंड का मतलब होता है टू लॉर्ड समवन, किसी को प्रेज करना। ठीक है, उसको कमेंड कहते हैं। सो डिराइड मतलब बेइज्जती। ये तीनों वर्ड्स के लिए क्या था? किसी को सम्मान देना। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है कि क्रिटिक्स डिराइडेड द न्यू मूवी फॉर इट्स लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। लिखा हुआ है क्रिटिक्स जो है उन्होंने मजाक उड़ाया उस नई मूवी का कि वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, आज क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो मैं थोड़ा और एफर्ट इसमें डाल रहा हूं, डिराइड को याद भी कर लेते हैं। ठीक, एक कहानी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको राइड करना पसंद नहीं है। ना मुझे बाइक पे राइड करना पसंद है, ना मुझे हॉर्स पे राइड करना पसंद है, या जो झूले होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट मेले में जो झूला लगता है, तो मुझे उन सब पे राइड करना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है भाई? क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आती है, या मान लो कि मुझे कंफर्टेबल नहीं आता, मुझे नॉजी आता है। ठीक है, सो मुझे क्या है कि बिल्कुल भी राइड करना पसंद नहीं है। अब सोचो आप 8 लोगों के ग्रुप में जा रहे हो, 4 बाइक से, आप बोल रहे हो मैं बाइक से नहीं जाऊंगा, बाइक में मुझे उल्टी आएगी, तो सब तो आपका मजाक ही उड़ाएंगे ना। इसका मतलब बाइक चलाने को राइड कहा जाता है। आपने राइड से मना कर दिया तो लोगों ने आपको डी राइड किया। डी राइड मतलब आप इसको ऐसे भी समझते हो, डी राइड मतलब नेगेटिव, तो बाइक से उतार दिया, वो भी डी राइड हो गया। उपहास उड़ाया उसके बाद, तो उसको भी डी राइड कहते हैं। सो डी राइड का मतलब होता है किसी का उपहास करना, किसी का मजाक करना। उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपको याद हो गया है। मैं आगे बढ़ूंगा। अगला वर्ड है डेमो। डेमो का मतलब क्या होता है? टू रेज ऑब्जेक्शंस और शो रिलेक्टेंस। किसी चीज को लेके अगर आप आपत्ति दिखाते हैं, या इस लाइन तक मैं जाऊंगा कि मना कर देते हैं किसी चीज के लिए, तो उसको डेमो कहा जाता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्शन उठाना या मना कर देना। सिनोनिम क्या है इसके? ऑब्जेक्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, आपने बहुत बार सुना होगा कोर्ट रूम में, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन मतलब आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आप आपत्ति दे रहे हैं सामने वाला जो भी लाइन बोल रहा है उसके लिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना। डिनायल मतलब होता है मना करना, इसी की मैं बात कर रहा था। सो डेमो का मतलब डिनायल होता है। ठीक है, अच्छा एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज से अग्री करना, ऑब्वियसली अग्री होगा, कंसेंट होगा, एक्सेप्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कि शी डेमर्ड व्हेन आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। जब उससे उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, इसको डेमर्ड कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है डिनिग्रेट। डिनिग्रेट का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज अनफेयरली और स्पीक बैडली ऑफ समवन और समथिंग। किसी को भी बदनाम करना, राइट? किसी को भी बिना मतलब के बदनाम करना, मतलब अनफेयरली बदनाम करना, उसको डिनिग्रेट कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम है बिलिटिल, डिफेम, डिस्पैरेज। अब ये तीनों वर्ड आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर वर्ड है, कॉपी पे नोट करिए। पहला वर्ड है डिनिग्रेट, इसका मतलब होता है बदनाम करना। सिनोनिम हम क्या पढ़ रहे हैं? बिलिटिल। देखो लिटिल मतलब होता है छोटा, यहां से याद कर लो। बिलिटिल मतलब किसी को छोटा दिखाना। आप जब किसी को बदनाम कर रहे हो तो छोटा ही तो दिखा रहे हो। फेम मतलब होता है नाम, सो डिफेम मतलब होता है बदनाम। दोनों वर्ड याद हो गए। डिस्पैरेज, ठीक है, याद कर लो। डिस्पैरेज, आप एक पैरेड में गए, जिस पैरेड में जाके आप बदनाम हो गए, आप डिस्पैरेज हो गए पैरेड में जाके, राइट? वहां जाके आप परेड में आपने पार्टिसिपेट किया था, आपको एक बंदूक दी गई थी ताकि आप वहां पे जाके ग्लोरी शो कर पाए, आपसे बंदूक गलती से गिर गई। इसका मतलब क्या हुआ? उस परेड ने आपको डिस्पैरेज कर दिया। याद हो गया? अब आगे आप अपनी कहानी भी बना सकते हैं।
सो बेलिटिल, डिफेम, डिस्पैरेज, तीनों का मतलब होता है बदनाम करना। अब इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? प्रेज हो सकता है, एक्सटोल हो सकता है, ग्लोरीफाई हो सकता है। अगेन उसी बात पे आऊंगा कि एंटोनिम याद नहीं करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा होता है। द पॉलिटिशियन डिनिग्रेटेड इज अपोनेंट ड्यूरिंग द डिबेट। पॉलिटिशियन जो है उसने अपने जो अपोनेंट है ना उसको बहुत ही ज्यादा बदनाम किया, उसके खिलाफ में बहुत उलूल जुलूल बातें बोली, तो उसको बहुत डिनिग्रेट किया। क्लियर है? चारों वर्ड्स देखते हैं। पहला हमने पढ़ा डिस्पोजिशन, मतलब होता है स्वभाव। फिर हमने पढ़ा डिराइड, जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। फिर हमने पढ़ा डेमो, जिसका मतलब होता है आपत्ति करना। फिर हमने पढ़ा डिनिग्रेट, जिसका मतलब होता है बदनाम करना। तो ये चारों के चारों जो वर्ड्स हैं इनमें से कौन सा फिट आएगा, अब हम वो समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ था कि एक जनरल हेजिटेशन थी और डैश था प्रॉब्लम के लिए। देखो स्वभाव तो नहीं था प्रॉब्लम के लिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ए नंबर तो फिट ही नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्या लिखा होता है? डिराइड, जिसका मतलब होता है राइड से उतार दिया, बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो यहां लिखा है कि एक हेजिटेशन है और उपहास है प्रॉब्लम इग्नोर करने का, मजाक उड़ाया जा रहा है प्रॉब्लम इग्नोर करने का। नहीं, सेंस नहीं बनना। डेमोर का मतलब हमने बताया डिनायल है, कि प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करना चाह रहे। अच्छा, हेजिटेशन मतलब होता है झिझक। डेमो मतलब भी होता है उन्हीं लाइंस में कि झिझकना और साथ ही साथ में डिनाई भी करना। तो ये तो आंसर लग रहा है। अगला वर्ड था डिनिग्रेट, अभी हमने पढ़ा था डिनिग्रेट का मीनिंग किसी की भी बेइज्जती करना, उपहास करना। अगेन सेंस नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या सीखा हमने यहां से कि अगर हमें वर्ड्स का हिंदी पता है या अगर हमें वर्ड्स का मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, वरना बहुत मुश्किल सवाल था ये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। लिखा है इंस्टीड ऑफ द स्वीट टेस्ट शी एक्सपेक्टेड। लिखा हुआ है कि जो मीठा स्वाद वो कि वो उम्मीद कर रही थी, उसके जगह पे इट वॉज डैश लाइक एलम। एलम क्या होता है? फिटकरी हम जिसे कहते हैं ना, उसे एलम कहा जाता है। तो लिखा है कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसका मीठा स्वाद होगा, लेकिन उसके बदले जो भी चीज वो खा रही थी उसका स्वाद एलम की तरह था। अब यहां पे आपके लिए 2 हिंट है। पहला ही, एलम अगर आपने कभी गलती से आपके मुंह में चला गया हो, होता है ऐसा जब आप शेव कराते हो ना, तो गलती से कभी कभार वो आपके लिप्स को लग जाता है, ठीक है, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मतलब इनएक्सप्लिकेबल टेस्ट है, पर अच्छा नहीं है। स्वीट का उल्टा कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो पहला तो हमें हिंट यहां मिल रहा है। दूसरा हिंट हमें यहां समझना क्वेश्चन कैसे पकड़ते हैं, इंस्टीड ऑफ लिखा हुआ है। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? जो हम सोच रहे हैं उससे अलग। सो इंस्टीड ऑफ द स्वीट टेस्ट मतलब हम मीठे की उम्मीद कर रहे थे पर वो नहीं, कुछ और, उसको इंस्टीड ऑफ कहा जाता है। सो लिखा है कि इंस्टीड ऑफ द स्वीट टेस्ट सी एक्सपेक्टेड इट वाज डैश लाइक एलम। वो एलम की तरह डैश था। क्या था? डलकेट था, एरोमेटिक था, टेनेशियस था, बिटर था। आ जाओ वर्ड्स के मीनिंग पे। पहला वर्ड है डलकेट था। डलकेट क्या है? स्वीट या नट सूदिंग, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही मधुर और मीठी हो। ओके, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? मेलोडियस, ये सॉन्ग वगैरह के लिए बहुत यूज किया जाता है। हारमोनियस, जिसमें हारमोनी हो मतलब जब सुर लग रहे हो। प्लेजेंट, अच्छा। उल्टा क्या होगा? हार्श, डिस्कॉर्डेंट, ग्रेटिंग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द डलकेट टोन्स ऑफ द वायलिन फिल द रूम विद काम। जो मधुर जो स्वर था वायलिन का, उसने पूरे रूम को मतलब शांत कर दिया या मधुरता से भर दिया। अगला वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड कहां से बनकर आया? अरोमा से। अरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध। सो एरोमेटिक कोई भी ऐसी चीज जो सुगंधित हो। हैविंग अ प्लेजेंट एंड डिस्टिंक्टिव स्मेल। फ्रेग्रेंट, परफ्यूम्ड, सेंटेड, हम लोग ये सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओडोरस, मेलोडोरस, स्टिंकी, ये सब यूज किया जाता है उसके एंटोनिम में। अगेन इसको याद नहीं करना है। सो एग्जाम्पल में क्या है? एरोमेटिक स्पाइसेस इन द किचन मेड एवरीवन हंग्री। जो सुगंधित स्पाइसेस थे, मसाले यूज किए जा रहे थे किचन में, उससे सबको भूख लग गई, ठीक है। अगला वर्ड है टेनेशियस। मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टेनेशियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेके जिद्दी हो जाना। होल्डिंग फर्मली टू समथिंग और बीइंग डिटरमाइंड। किसी चीज को लेके बहुत जिद्दी हो जाना, किसी को लेके बहुत दृढ़ हो जाना, उसको टेनेशियस कहते हैं। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? परसिस्टेंट, रिजोल्यूट, स्टबर्न। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट, रिजोल्यूट, स्टबर्न, टेनेशियस। सबका मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं, कोई किसी चीज को लेके आपका बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज टेनेशियस इन परसुइंग हर ड्रीम्स डिस्पाइट मेनी ऑब्स्टिकल्स। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी या दृढ़ संकल्प उसने ले लिया था कि वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करेगी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद, ठीक है। तो जब आप किसी, ये एक बिलीफ के लिए भी होता है, जब आप किसी बिलीफ को लेके एकदम से चिमट जाते हैं ना कि आप वो बिलीफ छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, अब मैं कितने भी रीजन दे दूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करो वो ठीक नहीं है,
आप मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है। इसका मतलब आप टेनेशियस हो चुके। सो टेनेशियस का मतलब होता है जब भी कोई इंसान बिल्कुल जिद्दी हो जाए। जब मैं छोटा था ना, तो एक कार्टून आता था, मुझे पता नहीं अभी आता है या नहीं, बेन 10 नाम का, ठीक है, काफी फेमस कार्टून था उस वक्त पे। तो कई बार हम लोग इसको लेके, मैं और मेरे भाई साहब बहुत जिद करते थे कि बेन 10 ही देखना है। जब तक कुटाई ना लग जाए तब तक हम लोग चैनल चेंज नहीं करने देते कि बेन 10 ही दिखना है। अब देखो, टेनेशियस में से 10 दिख रहा है। मैं अपने बचपन में टेनेशियस था बेन 10 को लेके, टेनेशियस था बेन 10 को लेके। सो बेन 10 एक कार्टून का नाम है, टेनेशियस मेरी जिद को कह रहा हूं मैं। सो मैं बेन 10 को लेके बहुत टेनेशियस था। 10 10 जोड़ लेना, याद हो जाएगा आपको, उम्मीद है याद हो भी गया होगा। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा, कड़वे को बिटर कहते हैं, ठीक है। अगर रिलेशन कड़वे हो जाए तो उसको रिजेंटफुल भी कहा जाता है, नफरत से भरा हुआ, हार्श या एक्रिड भी कहते हैं, ठीक है। एक आसान शब्द है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि स्वीट टेस्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो एलम की तरह, देखो आंसर तो मैं पहले से पता था, मुझे वर्ड्स आपको सिखाने थे। डेलिकेट का मतलब होता है मधुर मीठा, तो फिर हम यहाँ पे एलम क्या मीठा होता है, और दूसरा इंस्टीड ऑफ फिर क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो स्वीट की बात की है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, फिटकिरी की तरह वो सुगंधित है, कोई सेंस नहीं। फिटकिरी की तरह जिद्दी है, जिद्दी नहीं। एक ही आंसर है, बिटर, राइट। तो आंसर क्या होगा? 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे। लिखा, व्हेन वी रीच्ड माय रूम, जब मैं अपने रूम पहुंचा, आई कुडंट डैश बैक माय स्माइल, मैं अपने स्माइल को डैश नहीं कर पाया, मैं अपनी मुस्कुराहट को डैश नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? होल्ड, स्क्वीज, हेल्ड, केप्ट। सबसे पहले देखो, स्क्वीज तो नहीं हो सकता। स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल दबाना, ठीक है, उससे कुछ निकालने के लिए। जैसे हम लोगों के घर में जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो हम उसे स्क्वीज करके निकालते हैं ना। समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो इसको बोला जाता है स्क्वीज करना। अब मैं जब रूम में पहुंचा तो मैं क्या जबरदस्ती मतलब उंगली घुसेड़ घुसेड़ के स्माइल थोड़ी करूंगा, कोई सेंस नहीं है। तो बी तो आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो होल्ड होगा, या तो हेल्ड होगा, या तो केप्ट होगा। थोड़ा सा ग्रामर लगा लेते हैं, सवाल बहुत आसान बन जाएगा। ग्रामर समझना है यहाँ का। लिखा हुआ है कुडंट, क्या लिखा हुआ है? कुडंट। क्या मैं कुडंट को कुड नॉट बोलूं? अच्छा, नॉट तो एडवर्ब है तो फिलहाल उससे हमारा कोई काम नहीं है। कुड बोलूं? कुड क्या होता है भाई? कुड होता है एक मॉडल। हम लोगों ने ये रूल पढ़ा है, किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई मॉडल यूज करो तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगता है, राइट। अगर हम इसके साथ बेस फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास ऑप्शंस में है? क्या हमारे पास होल्ड है, क्या हमारे पास हेल्ड है, या क्या हमारे पास केप्ट है? आंसर है भाई साहब होल्ड हमारे पास है। आंसर क्या होगा? होल्ड होगा। क्यों? क्योंकि हेल्ड V2 होता है, हमें बेस फॉर्म चाहिए। कीप का V2 केप्ट होता है, हमें बेस फॉर्म चाहिए। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर केवल एक हो सकता है, होल्ड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मेरे जो पांव है ना, वो ग्राउंड पे डैश नहीं होते बचे हुए दिन के लिए। क्या नहीं होते भाई? मेरे पैर जो है वो स्लैब नहीं होते, मेरे पैर जो है वो टच नहीं होते, मेरे पैर जो है वो डील नहीं होते, मेरे पैर जो है प्यूरिफाई नहीं होते। कॉमन सेंस है, एक ही आंसर हो सकता है कि मेरे पांव टच नहीं होते। बाकी ऑप्शंस को भी मैं गलत क्यों कर रहा हूं वो दिखा देता हूं। पहले तो हिंदी मीनिंग से आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, माई फीट डोंट स्लैप द ग्राउंड। स्लैप मतलब होता है वो जगह जहां पे आप कुछ रखते हैं, तो पैर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। डील अपने साथ विथ लेता है, यहाँ पे डील के बाद कोई प्रीपोजिशन था नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। प्यूरिफाई कोई सेंस ही नहीं, मेरे पांव जमीन को प्यूरिफाई करेंगे। अरे भगवान विष्णु, तुम्हारे पैर जो है वो जमीन को प्यूरिफाई करेंगे, कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर पे बढ़ेंगे। लिखा है, हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, लिखा है कि हमें आजादी, जबकि हमें आजादी 1947 में मिल गई, उसके बाद भी ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट किसको कहा जाता है पता है क्या आपको? एक्सपेट्रिएट का मतलब बच्चे होता है माइग्रेंट। समझते हो? माइग्रेंट लेबर्स हमने कोविड के टाइम पे कितना पढ़ा था। आसान भाषा में समझाऊं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर कहीं और जाकर बस गया, ठीक है, जिसको एमिनेंट भी कहते हैं। एमिनेंट कहते हैं, एमिनेंट नहीं कहते, सॉरी सॉरी सॉरी, एमिनेंट नहीं कहते, इमिग्रेंट कहते हैं, ठीक है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? अब आ गया है जुबान पे तो मैं बता ही देता हूं यार। देखो, 2 एमिनेंट होते हैं, ठीक है। एक जो ई वाला एमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। और एक जो आई वाला एमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज श्योर टू हैपन, कोई ऐसी चीज जो होनी ही है। जैसे कहते हैं ना, डेथ बिल्कुल फिक्स्ड है, हम सब आए हैं दुनिया में, हम सबको जाना है दुनिया से, इसका मतलब वो एमिनेंट है। आपने सुना होगा बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज आ रहे हैं आज के इंटरव्यू में, वो ये वाला एमिनेंट है, ठीक है।
आ गया बीच में तो मैंने बता दिया, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनीवेज, तो मैं एक्सपेट्रिएट पे था। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर बस जाते हैं। तो लिखा है ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया। लिखा है कि जबकि आजादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन ऐसे ब्रिटिश फर्म्स, ऐसे ब्रिटिश कंपनीज जो अपना देश छोड़कर भारत में आके बसे थे, वो अचानक से भारत से डैश नहीं हो गए। वो अचानक से भारत से क्या नहीं हो गए? क्लोज नहीं हो गए, डिसअलाउ नहीं हो गए, डाइवेस्ट नहीं हो गए, या कॉन्सेक्रेट नहीं हो गए। एक बार देख लो, एक्सपेट्रिएट का मीनिंग मैंने बता दिया आपको, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर रहने लगे। इमिग्रेंट भी कहते हैं, माइग्रेंट भी कहते हैं, फॉरेनर भी कहते हैं। डिसअलाउ का मतलब क्या होता है? आपको इसको पॉज करके पढ़ लेना है इन केस यू डू नॉट नो। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैंने इमिग्रेंट या माइग्रेंट बोल दिया तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो कोई घबराहट की बात नहीं है, आप वीडियो यहीं पॉज करो, और भी चीजें और भी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है, पढ़ लो एक बार, ठीक है। डिसअलाउ में क्या मीनिंग होता है? देखो, अलाउ का उल्टा डिसअलाउ होगा। इसका मतलब होता है किसी को रिफ्यूज करना, परमिट नहीं देना, अस्वीकार करना। डाइवेस्ट, इन्वेस्ट का उल्टा डाइवेस्ट होता है। इन्वेस्ट का उल्टा डाइवेस्ट होता है। तो इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में इंटरेस्ट लगाना, किसी चीज में पैसे लगाना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, उसको इन्वेस्ट कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? टू डिप्राइव समवन ऑफ पावर, राइट्स और पोजेशन, किसी को वंचित रखना। आसान भाषा में समझाऊं तो किसी को किसी जगह से बाहर निकाल देना, उसको डाइवेस्ट कहते हैं। इन्वेस्ट मतलब होता है अंदर लेके आना, किसी कंपनी में लेके आना। डाइवेस्ट मतलब होता है उसको बाहर कर देना उस कंपनी से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिप्राइव, स्ट्रिप और डिस्पोजेस। आपने स्ट्रिप बहुत बार सुना होगा कि उसको उसके राइट से स्ट्रिप कर दिया गया। स्ट्रिप का मतलब है कि उसको उसके राइट से हटा दिया गया। किसी चीज को हटाना उसको स्ट्रिप कहते हैं, राइट। कपड़े खोलने को भी स्ट्रिप कहते हैं। अगला वर्ड है कॉन्सेक्रेट। कॉन्सेक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी की पवित्र, कोई भी किसी चीज को सेक्रेट बनाना। आपने कॉन्सेक्रेशन सुना होगा, जिसको हम लोग बहुत बार क्या होता है कि हिंदू रीति रिवाज में या किसी और धर्म में भी फॉर दैट मैटर, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कॉन्सेक्रेशन के लिए होते हैं, उनको पवित्र करने के लिए। जैसे क्रिश्चियनिटी में इसको बैप्टाइज करना कहते हैं, ठीक है, जिसमें उनको होली वाटर से नहलाया जाता है और उसके बाद उनको एक क्रिश्चियनिटी का सिंबल दिया जाता है कि आज से आप क्रिश्चियन बन गए। इसको कॉन्सेक्रेशन कहते हैं, किसी चीज को पवित्र करना, ठीक है। सिनोनिम देख लो, सैंक्टिफाई पवित्र करना, ब्लेस या डेडिकेट। उल्टा क्या हो सकता है? डिसेक्रेट, डिफाइल, प्रोफेन। प्रोफेन नोट कर लो, तो कई बार एग्जाम में पूछा। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? किसी भगवान के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ कुछ नकारात्मक बोलना, उसको प्रोफेन कहते हैं। मतलब धार्मिक टिप्पणी करना जो बेइज्जती के लिए हो, उसको प्रोफेन कहा जाता है, राइट। तो यहां पे 4 वर्ड्स है। एक्सपेट्रिएट हमने सीख लिया, जो बाहर के लोग हैं जो आकर यहां रह रहे हो। अच्छा, एक्सपेट्रिएट याद भी कर ले क्या? पैट्री का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू फादर, पिता से जुड़ा हुआ, उसको पैट्री कहते हैं। पैट्रीसाइड याद होगा आपको। अब हमने क्या किया? हमने इसके आगे एक्स लगा दिया। इसका मतलब अब ये नेगेटिव हो गया। सो अपने पिता का घर वो छोड़ चुका, अपने पिता का घर छोड़कर किसी और घर में जाकर रहना, उसको ही एक्सपेट्रिएट कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है डिसअलाउ, मतलब होता है स्वीकार करना। डाइवेस्ट का मतलब होता है वंचित करना, राइट। आ जाओ अब ऑप्शन पे, क्या लिखा हुआ था? 1947 के आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट थे जो भारत से एकदम से डैश नहीं हो गए, एकदम से क्लोज नहीं हो गए, कोई सेंस नहीं है। एकदम से डिसअलाउ नहीं होगा, डिड नॉट सडनली डिसअलाउ। अच्छा, डिसअलाउ मतलब होता है किसी चीज को वंचित रखना, मतलब किसी चीज को वंचित कर देना। सो डिसअलाउ अगर आप यहां यूज करोगे तो सेंटेंस फिर पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं यहां पे डिसअलाउ लिख देता हूं, इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट थे, मतलब जो बाहर की कंपनी थी, उन्होंने भारत को एकदम से डिसअलाउ नहीं कर दिया। वो भारत को डिसअलाउ करेंगे कि भारत उनको डिसअलाउ करेगा? आजादी तो हमें मिली है ना, तो हम उन्हें बाहर करेंगे ना, हम उन्हें डिसअलाउ करेंगे ना। तो फिर तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए था और ये डिसअलाउड होना चाहिए था, तो सेंस नहीं बन रहा। अगला वर्ड है डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब मैंने क्या बोला? किसी चीज में इन्वेस्टमेंट खत्म करना, उसको डाइवेस्ट करना कहते हैं। तो एक तरीके से बोलूं कि जिसमें जो कंपनीज उन्होंने पहले लगाई थी वो कंपनीज छोड़ देने को डाइवेस्ट कहा जा रहा है। आंसर तो लग रहा है। अगला ऑप्शन फिर देख लेते हैं। कंसेक्रेट मतलब होता है पवित्र करना। तो हम कह रहे हैं जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत की धरती को बिल्कुल पवित्र नहीं किया, कोई सेंस नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डाइवेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर, कि आप इसे याद रखिए छोटी बहन, वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर एंड यू विल वेट फॉर एवर। एक ऐसे इंसान का अगर आप इंतजार कर रहे हो जो आपके सम्मान को, ऑनर का मतलब सम्मान होता है, जो आपके सम्मान को डैश कर रहा हो, तो आप हमेशा इंतजार ही करते रह जाओगे। कह रहा है किसी महिला को, अपनी छोटी बहन को, कि मेरी बात सुनो, अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति के, एक ऐसे पुरुष का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारे सम्मान को डैश करेगा, तो तुम हमेशा इंतजार करते रह जाओगे। क्या होगा?
जो तुम्हारे सम्मान को कंफर्ट करेगा। कंफर्ट मतलब होता है आराम पहुंचाना। अब समझो, क्या हम किसी के सम्मान को आराम पहुंचा सकते हैं? हम किसी व्यक्ति को कंफर्ट कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर कंफर्टेबल करना होता है, हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, हम सम्मान के लिए थोड़ी यूज कर सकते हैं। जब अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करोगे जो तुम्हारे सम्मान को चीयर करेगा, मतलब तुम्हारे सम्मान में तालियां बजाएगा, कोई सेंस है? नहीं। अगला वर्ड है रिपील। ठीक है, देखो ये रिपेल नहीं है, ध्यान देना, ये रिपेल नहीं है, ये रिपील है, दोनों में अंतर है, समझना। रिपेल अट्रैक्ट का उल्टा होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को दूर करना। हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। रिपेल का मतलब होता है किसी चीज को दूर करना अपने आप से। उसकी स्पेलिंग है REPEL। रिपील जो है REPEAL, इसका मतलब होता है किसी चीज को नल एंड वॉइड कर देना। अगर आपने ईडीएम पढ़ा है, नल एंड वॉइड, इसका मतलब होता है किसी रूल को डिसबार कर देना, या कोई जो कानून था उस कानून को रद्द कर देना। तो बेसिकली रद्द कर देने को रिपील कहा जाता है, रद्द करना। ठीक है, उसको रिपील कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि याद रखो, अगर तुम एक ऐसे पुरुष का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारे सम्मान को रद्द कर दे, तो तुम हमेशा इंतजार करते रहोगे। देखो, सबसे पहले तो हिंदी में कोई सेंस नहीं बना। दूसरा ये कि रिपील टर्म आमतौर पर कानून के लिए, नियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है अवेंज। अवेंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बदला लेना। तो कह रहा है कि अगर तुम एक ऐसे पुरुष का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारे सम्मान को अवेंज करे, मतलब जो तुम्हारे सम्मान का बदला ले, तो तुम हमेशा इंतजार ही करते रह जाओगे। इसका बदला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। शायद ये सेंस था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब जितनी बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है, मैं सिर्फ एक चीज आपको नोट कराना चाह रहा हूं। रिपील का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रद्द करना। इसके सिनोनिम होता है रिवोक, एनल एंड रिजाइंड। ये तीनों को नोट कर लो, तो तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर है। कई बार रिवोक भी पूछा है, कई बार रिजाइंड भी पूछा है, कई बार एनल भी पूछा है। ठीक है, सो रिवोक, एनल, रिजाइंड, रिपील, सबका मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। लिखा है कि वन ऑफ हिज रूल्स वाज टू ऑलवेज डैश एंड अवेट इंस्ट्रक्शन टू एंटर। लिखा है कि उसके बहुत सारे नियमों में से एक नियम यह भी था कि वो हमेशा डैश करेगा और इंस्ट्रक्शंस का वेट करेगा। कौन से इंस्ट्रक्शंस का? जिन इंस्ट्रक्शंस में उसे अंदर आने को कहा जाएगा। ठीक है, मतलब वो हमेशा डैश करेगा और अंदर आना है नहीं आना, इस इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। वो क्या करेगा? वो हमेशा नॉक करेगा। यहां देख के तो लग रहा है किसी दरवाजे की बात हो रही है कि दरवाजे के बाहर उसका यह नियम है कि वो हमेशा नॉक करेगा और वो इंतजार करेगा कि उसे अंदर आने की अनुमति दी जाए। सेंस तो लग रहा है। वो उसके रूल्स थे कि वो हमेशा रब करेगा। रब का मतलब होता है खुजलाना, या रब का मतलब होता है रगड़ना। तो क्या कह रहा है कि वो हमेशा रगड़ेगा। क्या रगड़ेगा भाई? दरवाजा रगड़ेगा? आंसर तो नहीं है। वो हमेशा ब्लिंक करेगा। ब्लिंक का मतलब होता है अपने आंखें मटकाना। ठीक है, आप जब एक बार पलक झपकाते हैं उसको ब्लिंक कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि उसके जो रूल्स थे उसमें यह था कि वो एक बार पलक झपकाएगा और फिर इंतजार करेगा इंस्ट्रक्शंस के लिए। कोई सेंस है? लिखा है कि उसके रूल्स ये थे कि वो पहले रेजिस्ट करेगा, मतलब वो पहले नहीं मानेगा और फिर इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। एक ही सटीक लग रहा है कि वो पहले नॉक करेगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का वेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। लिखा है द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स स्पेंड्स टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डैश देयर प्रोडक्ट ईच ईयर। लिखा है ये जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है ना, इसके जो मेकर्स हैं, ये मेकर्स जो हैं ये मतलब 10 से लेके 100 मिलियन तक खर्च करते हैं। किस चीज पे खर्च करते हैं? ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डैश कर पाए हर साल। अच्छा, प्रोडक्ट के डैश में बहुत खर्च हो रहा है, किस में खर्च होगा? प्रोडक्ट के स्नैकिंग में। देखो, स्नैक का मतलब होता है नाश्ता। ऐसे हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं तो बोलते हैं ना स्नैक्स खा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को स्नैकिंग कहा जाता है। जिसमें आप भोजन नहीं करके कुछ ऊपर ऊपर की चीजें खा रहे हो, उसको स्नैकिंग कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि उसने करोड़ों रुपए उस कंपनी ने खर्च किए हैं ताकि वो स्नैकिंग कर पाए उनके प्रोडक्ट का, मतलब अपने प्रोडक्ट को खुद खा पाए। कोई सेंस है? नहीं। अगला वर्ड है लिंगरिंग। कॉपी पे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी खराब स्थिति में फंसा हुआ हो और ज्यादा समय तक फंसा हुआ हो, उसको लिंग कहा जाता है। आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा लिंगरिंग एट द बॉटम। द हिंदू का बड़ा फेवरेट वर्ड है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे ये वर्ड दिख जाएगा। लिंगरिंग एट द बॉटम का मतलब होता है कि आप जब किसी खराब स्थिति में हो, बॉटम मतलब सबसे नीचे, आप सबसे नीचे हो और वहीं पे झूल रहे हो, उसको लिंगरिंग कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईपीएल देखा हो, 10 टीमें हैं, जो टीम नीचे है और लगातार नीचे ही है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब किंग्स कितने साल से नीचे ही है, तो क्या बोलेंगे? दे आर लिंगरिंग एट द बॉटम। सो लिंगर का मतलब होता है किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंसना और जरूरत से ज्यादा समय वहां पे बिताना, उसको लिंगर कहा जाता है। ठीक है, सो लिंगरिंग टर्म जो है इसका मतलब होता है किसी जगह पे फंसकर बहुत ज्यादा समय बिताना। अब देखो, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, किसी जगह फंस के समय बिताने को कोई सेंस नहीं है। वेरिंग देयर प्रोडक्ट ईच ईयर, मतलब उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को वेरी कर सके। ठीक है, मतलब अलग अलग दिखा सके, सेंस बन रहा है इसका। अगर लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। ज्यादा सटीक कौन सा है? एडवर्टाइजिंग, क्योंकि आप जब वेरिंग बोलते हो तो एक सेंस बनता है कंपैरिजन का, और वेरिंग के बाद आमतौर पर फ्रॉम लगा के जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वेरिंग नहीं हो सकता, पर एडवर्टाइजिंग 100% करेक्ट है, वेरिंग 70% करेक्ट है। हम ऑब्वियसली वो चुनेंगे जो ज्यादा मतलब जिसको हम ज्यादा सटीक मान रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? एडवर्टाइजिंग, कि वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट का की एडवर्टाइजमेंट कर सके हर साल। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इल्यूजन्स आर यूजुअली रिलेटेड विथ डैश प्रोसेसेस। इल्यूजन हम लोग भ्रम को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो भ्रम होता है ना, वो आमतौर पर डैश प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है। भ्रम किससे रिलेटेड होता है? विजुअल प्रोसेस से, ऑडियो प्रोसेस से, ओरेटरी प्रोसेस से, डिजिटल प्रोसेस से। अच्छा, जब भी कंप्यूटर नहीं आया था तब भी तो भ्रम होते थे ना, तो डिजिटल तो नहीं हो सकता। ओरेटरी मतलब होता है बोलना, तो भ्रम जो है वो बोलने से रिलेटेड है। बोलने वाला कौन सा भ्रम होगा? ऑडियो, आवाज से रिलेटेड है, विजुअल से रिलेटेड है। भ्रम हम किसको कहते हैं? कि हमें दूर कहीं कुछ दिखा जो एक्चुअली है ही नहीं, तो कहते हैं आपको भ्रम हो गया। तो ये तो देखने वाली चीज है ना, देखने से रिलेटेड है ना, इसका मतलब क्या होगा? विजुअल होगा। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है वॉश, रिंस एंड ड्रेन वाटर फ्रॉम द किनोआ एंड डैश। किनोआ एक किस्म का अनाज होता है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खाया जाता है। जैसे हम लोग भारत में बहुत कुछ खाता है, रागी खाते हैं, या हम लोग बहुत कुछ और ऐसे होते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, पर आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक यूनिक किस्म का अनाज जो सिर्फ अफ्रीका में खाया जाता है, उसको किनोआ कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि किनोआ को धो दो, ठीक है, उसे रिंस कर दो और उसे ड्रेन कर दो, मतलब उसमें जो पानी है उसे भी बहा दो। एंड डैश, और क्या करना है? और सेट अप ऑन करो, सेट ऑफ करो, सेट असाइड करो, सेट इन करो। 4 फ्रेजल वर्ब है, चारों का मीनिंग समझेंगे हम। सबसे पहले लिखा हुआ है सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब क्या होता है? टू अटैक समवन और समथिंग सडनली, किसी चीज पे अचानक से आक्रमण कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग सेट अपॉन द स्ट्रेंजर बार्किंग फ्यूरियसली। जो कुत्ता है उसने अचानक से अजनबी व्यक्ति पे अटैक कर दिया और बहुत ही ज्यादा भौंकने लगा। अगला है द बैंडिट सेट अपॉन द कैरावन इन द डेड ऑफ नाइट। जो डकैत थे, डाकू थे, बैंडिट्स को डाकू भी कहा जाता है। सो जो बैंडिट्स थे उन्होंने कारवां, जो लोगों का झुंड जा रहा था, उस पर अचानक से अटैक किया बिल्कुल रात में। सो अटैक के लिए क्या यूज किया जाता है? सेट अपॉन। ओके, अच्छा अब याद कैसे रहेगा? अपॉन का मतलब क्या होता है? अपॉन का मतलब होता है आमतौर पर जब आप किसी चीज की पोजीशन को दर्शाते हैं, इसके ऊपर अगर कुछ होगा तो उसको अपॉन कहा जाता है आमतौर पर। तो एक एग्जांपल मैं अगर ये वाला लूं, तो एक व्यक्ति पे कुत्ते ने अटैक किया, सो कुत्ता इनके ऊपर आकर इन पे अटैक कर रहा है। सो सेट अपॉन, अटैक करना, कनेक्ट कर लिया। आगे बढ़ेंगे, सेट ऑफ। देखो ऑफ कहीं पे भी हो तो आमतौर पर वो नेगेटिव या छोड़ने के सेंस में यूज किया जाता है। सो सेट ऑफ का मतलब क्या लिखा हुआ है? टू स्टार्ट अ जर्नी और ट्रिगर समथिंग। जब आप कहीं की यात्रा शुरू करते हैं, सक्रिय होते हैं, तो उसको सेट ऑफ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सेट ऑफ फॉर एयरपोर्ट एट डॉन। हम शहर छोड़कर एयरपोर्ट से निकल गए, तो उसको सेट ऑफ कहा जाता है। अगला है सेट असाइड। असाइड मतलब होता है बगल में, तो किसी चीज को बगल में रख देना, किसी चीज को रिजर्व रख देना, किसी चीज को सेव करना, उसको सेट असाइड कहते हैं। लिखा है टू रिजर्व और सेव समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास मुद्दे के लिए आप जब किसी चीज को साइड रखते हैं तो उसे सेट असाइड कहा जाता है। अगला वर्ड है सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है? बिगिन एंड लाइकली टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, स्पेशली अनप्लेजेंट। सेट इन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सेट इन कर रहे हैं, आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। सेट इन मींस बिगिन एंड लाइकली कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो आंसर इसमें कौन सा हो सकता है? आ जाओ। हमने क्या बोला कि जो किनोआ है उसको धो दो और डैश करो, उसको अटैक कर दो। पहले उस अनाज को धो दो, फिर उसको बहुत मारो। कोई सेंस है? फिर उसे छोड़ के बाहर निकल जाओ, सेट ऑफ करो, शुरुआत करो, नहीं। सेट इन, शुरुआत करो। सेट असाइड, सेव करके रखो, जिसका मतलब बगल में रखो। पहले उसको धो दो, जो भी चीजें उसके साथ आपको हाइजीन वाली करनी है वो कर लो, और फिर उसको सेव करके रख लो, बगल में रख लो, तो उसको सेट असाइड कहा जाता है।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द यूएस हैज मिलिट्री डैश इन मैनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। लिखा हुआ है बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें यूएस का डैश है। यूएस का क्या है? यूएस मिलिट्री का के फोर्सेस हैं, यूएस मिलिट्री के डेनिजेंस हैं। व्हाट इज डेनिजन? डेनिजन, डेनिजन निवासी को कहा जाता है। किसी जगह पे रहने वाले जो निवासी होते हैं उनको वहां का डेनिजन कहा जाता है। आमतौर पर ये फ्लोरा फौना के लिए यूज करते हैं, जानवरों के लिए यूज करते हैं, पेड़ पौधों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, याद कैसे रहेगा? सिटीजन याद रखो। सिटीजन किससे बना है? सिटी और जिन से। मैं तोड़ रहा हूं बस याद कराने के लिए, माफ कीजिएगा। सो सिटीजन जो सिटी में रह रहा है वो सिटीजन है। डेनिजन, डेन, डेन मतलब होता है गुफा, जो गुफा में रह रहा है वो डेनिजन है। ठीक है, गुफा में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। तो किसी जगह के जो जंगली जानवर है, किसी एरिया के जो पेड़ पौधे हैं उनको डेनिजन्स कहा जाता है। अब मिलिट्री के लिए हम ये टर्म तो नहीं यूज कर सकते। मिलिट्री पर्सनल, देखो पर्सनल और पर्सोनेल दोनों में अंतर होता है, नोट करना ये सब। पर्सनल मतलब होता है मेरा खुद का, ठीक है, खुद के लिए हम पर्सनल यूज करते हैं। पर्सोनेल का मतलब होता है किसी जगह पे काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको पर्सोनेल कहा जाता है। ठीक है, अगर यहां पे पर्सोनेल दिया होता तो हम शायद सोचते हैं कि यूएस जो है उन्होंने अपने मिलिट्री के कर्मचारी मिडिल ईस्टर्न में रखे हुए हैं, पर यहां पर्सनल है, कोई सेंस नहीं बन रहा। टाउनीज मतलब शहर में रहने वाले लोग, मिलिट्री ने अपने शहर में रहने वाले लोगों को मिडिल ईस्ट भेज दिया है, कोई सेंस नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्री फोर्सेस भेजा यूएस ने। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज डैश 30s, इन हिज लेट 30s। आप जब किसी संख्या के आगे लेट लगाते हो, फॉर एग्जांपल लेट 20s, लेट 30s, इसका मतलब होता है आप ये बोलना चाह रहे हो कि लगभग लगभग ये उम्र भी पार हो गया। अगर कोई व्यक्ति 37-38 साल का हो तो उसको लेट 30s कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 32-33 साल का तो उसको अर्ली 30s कहते हैं। जैसे भी कह रहे हैं ना कि MS धोनी इज इन हिज अर्ली 40s। अर्ली 40s का मतलब है वो 42-43 साल के हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर इज इन हिज लेट 40s। लेट 40s मतलब 48-49 साल के होंगे, आई एम अज्यूमिंग। तो जहां कहीं पे भी आप लेट बोलते हो, लेट के बाद कोई संख्या, कोई उम्र बताते हो, उसका मतलब वो लगभग लगभग अगले दशक तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ था? वो एक हैंडसम मैन है, हैंडसम मैन था जब वो अपने लेट 30s में था, मतलब जब वो 37-38 साल के आसपास का था तो वो हैंडसम आदमी था, हो सकता है आंसर। अगला लिखा हुआ है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो। याद कराने के लिए, सॉरी रिवाइज कराने के लिए इसके साथ दो ग्रामर के रूल्स हमेशा पूछे जाते हैं। पहला ये कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। आपको क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके दी जाती हैं, V2 V3 करके दी जाती है। दूसरा ये कि अगर लेस्ट आपने यूज किया तो कभी भी इसके बाद नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। सो लिखा है कि ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज डैश 30s। वो एक बहुत हैंडसम आदमी था, कहीं ऐसा ना हो 30 में। क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है। लैटर 30s, लैटर मतलब होता है बाद का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर इंडियन क्रिकेटर्स एंड द लैटर इज वन ऑफ द बेस्ट। द लैटर इज वन ऑफ द बेस्ट। लैटर मतलब किसके बारे में बात करो? रोहित शर्मा की विराट कोहली? विराट कोहली। जब भी आप कभी दो लोगों के बारे में बात करते हो और आप पहले वाले को एड्रेस करना चाहते हो तो उसको फॉर्मर कहते हैं, और आप जब दूसरे वाले को एड्रेस करना चाहते हो उसको लैटर कहते हैं। इसका मतलब यहां पे हम दो लोगों की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे थे एक हैंडसम आदमी अपने 30s में, तो लैटर 30s कुछ नहीं होता। लीस्ट मतलब होता है कम से कम। वो एक हैंडसम आदमी था इन हिज लीस्ट 30s। लीस्ट 30s कुछ नहीं होगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 30 कुछ थोड़ी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, तुम ट्राई कर लो, मैं एक बार पानी पी लूं जरा। हाँ जी, लिखा इन ह्यूमंस, इंसानों में लैक ऑफ स्लीप, अगर नींद पूरी ना हो, लीड्स टू, उसके वजह से डैश मेमोरी एंड रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? आपकी जो समझ है ना किसी चीज को लेके, दैट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो बच्चों को कॉग्निटिव बिहेवियर सिखाते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि वो किसी चीज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, उस बिहेवियर को, या किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बिहेवियर को सुधारेंगे, उसको कॉग्निटिव कहा जाता है। राइट, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमंस में जो लैक ऑफ स्लीप है ना, उसके वजह से मेमोरी डैश हो जाती है और जो समझ है वो भी कम हो जाती है। इसका मतलब यहां पे मेमोरी के साथ कोई नेगेटिव वर्ड लगना चाहिए कि सोएंगे नहीं तो मेमोरी डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लीड्स टू अटेंडेड मेमोरी, मेमोरी को अटेंड करना, कोई सेंस नहीं। इंपेयर्ड मेमोरी,
काफी बार एसएससी ने इसको पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी। इंपेयर का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग वीकर, किसी चीज को कमजोर कर देना, या फिर टू डैमेज के लिए भी हम इंपेयर्ड यूज करते हैं, किसी चीज को डैमेज कर देना। तो क्या लिखा हुआ है कि इंसानों में जो नींद की कमी है ना, वो आपके मेमोरी को कमजोर कर देती है या आपके मेमोरी को डैमेज कर देती है। लग तो रहा है आंसर। ऑप्शन देखेंगे अगला, थैंकलेस, कि इंसानों में जो आपकी नींद की कमी है ना, वो बहुत थैंकलेस मेमोरी। थैंकलेस मेमोरी क्या होगा भाई? कोई सेंस नहीं है। विटनेस्ड मेमोरी, सबूत के साथ मेमोरी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक ही सटीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। लिखा है इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर। लिखा है कि इस इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे कि कैसे एक इन्फिनिटी मिरर बनाया जा सकता है with built-in lights that make the mirror look like a deep dash with no end। जिसके अंदर built-in lights मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से लाइट्स लगे हुए, ठीक है। सो उनके अंदर built-in lights है, जिसके वजह से जो मेमोरी है, जो मिरर है ना, वो एक डीप डैश की तरह दिखने लगता है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक डीप डैश की तरह, एक डीप टनल की तरह। टनल हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को टनल कहते हैं। कह रहे इसका कोई अंत नहीं है, ठीक तो लग रहा है, टनल का कोई अंत नहीं है। एक डीप लॉज की तरह, लॉज मतलब होता है किसी चीज को रजिस्टर करना या फिर रहने की जगह को भी लॉज कहते हैं। तो वो एक लॉज की तरह, वो एक कमरे की तरह बना देगा कि इंफिनिटी मिरर को। कोई सेंस नहीं है। वो एक अंतिम संस्कार की तरह बना देगा आईने को। कोई सेंस नहीं है। वो एक डीप सिग्नल की तरह बना देगा। सिग्नल एक ऐसी चीज होती है जिसको टच नहीं किया जा सकता, इनटेंजिबल है। आपने कभी सिग्नल पकड़ा है? नहीं ना, महसूस किया जा सकता है पर पकड़ नहीं सकते आप हाथ में उसको। मिरर एक टेंजिबल चीज है, आप सिग्नल कैसे यूज करोगे? आंसर तो एक ही है, टनल। क्वेश्चन नंबर 15, इन सम प्लेसेस रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू डैश। लिखा है कुछ एरियाज में रोड्स जो हैं वो अभी भी फिनिश नहीं हुए थे, और कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहां फुटबॉल फैंस एक्सपेक्टेड है डैश होने को। क्या होने को? कॉन्ग्रीगेट होने को, अनरेवल होने को, डिसॉल्व होने को, या क्लम्प होने को। ठीक है। सो देखो, जहां पे भी आप कॉन्ग्रीगेट वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, इकट्ठा शायद मैं सही नहीं लिख पाया, इग्नोर करना उसको। आपने एक टर्म सुना होगा, बहुत बार एसएससी ने भी पूछा है, कॉन्ग्रीगेशन, जिसका मतलब होता है असेंबली। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा होते हैं ना, उसको कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 26 जनवरी को परेड के लिए दिल्ली में कॉन्ग्रीगेशन बुलाती है गवर्नमेंट। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है लोगों को का जमावड़ा बुलाती है। सो कहीं पे इकट्ठा होना, कहीं पे जमा होना, कहीं पे असेंबल होना, उसको कॉन्ग्रीगेट कहा जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है अनरेवल। आपने बहुत बार सुना होगा, थंबनेल्स में देखा होगा, अनरेवल द ट्रूथ। हिंदी में अगर मैं बोलूं पर्दाफाश, किसी चीज का पर्दाफाश करना, उसको अनरेवल कहा जाता है। किसी चीज से नकाब उतारना, किसी से सच्चाई दुनिया के सामने लेके आना, उसको अनरेवल कहा जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है डिसॉल्व। इससे आसान क्या होगा यार? घुलने को डिसॉल्व कहा जाता है। आप नमक लेके पानी में डालते हो, वो डिसॉल्व हो जाता है। क्लम्प, क्लम्प का मतलब क्या होता है? ऐसे क्लम्प को हम लोग गुच्छा कहते हैं। ठीक है। आमतौर पर जब पेड़ पौधे एक जगह पे जमा हो, उसको क्लम्प कहा जाता है। फूल पत्तियां एक जगह पे जमा हो, उसको क्लम्प कहा जाता है। अगर आप बुके समझते हो, तो बुके क्या है? वो एक क्लम्प है फ्लावर्स का। क्लम्प का मतलब वो गुच्छा है फ्लावर्स का। ये आमतौर पर पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, मैं वापस आ रहा हूं। क्या लिखा है? कुछ जगहों पे रोड्स जो थे वो अनफिनिश्ड थे, साथ ही साथ में कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे फुटबॉल फैन, उम्मीद थी कि फुटबॉल फैंस डैश होंगे, फुटबॉल फैंस अनरिवल होंगे, फुटबॉल फैंस का पर्दाफाश किया जाएगा। कोई सेंस नहीं है। फुटबॉल फैंस डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व होंगे। फुटबॉल फैंस का क्लम्प होगा, विच मींस वो इकट्ठा होंगे या कॉन्ग्रीगेट। ऑब्वियसली मैंने बोला कि क्लम्प जो टर्म है ये पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक ही चीज बचता है कि फुटबॉल उम्मीद है कि वहां कॉन्ग्रीगेट होंगे, वहां असेंबल होंगे, वहां जमा होंगे, वहां इकट्ठा होंगे। जितनी बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है ऑलरेडी, पढ़ लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर 16, आई एनवी द वे शी डैश ऑल टास्क विथ सच ईज एंड स्पीड। लिखा है कि मुझे बहुत एनवी आता है। एनवी का मतलब होता है जेलसी। जब आप किसी चीज से जलते हैं, तो लिखा हुआ है कि मुझे बड़ी जलन होती है उसके तरीके से कि वो कैसे सारे काम बहुत आसानी से और स्पीड से कर लेती है। ठीक है। सो लिखा है शी आई एनवी द वे शी डैश ऑल टास्क। क्या होगा? शी कैरीज आउट ऑल टास्क,
शी ड्विंडल्स आउट ऑल टास्क, शी ब्रिंग अबाउट ऑल टास्क, शी अकाउंट फॉर ऑल टास्क। फ्रेजल वर्ब्स हैं, आ जाओ मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैरीज आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क और ड्यूटी। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के लिए ये चीज को कैरी आउट करना बहुत मुश्किल है। कैरी आउट का मतलब होता है गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस चीज को परफॉर्म करे। सो टू परफॉर्म अ जॉब, कोई काम करना, उसको कैरीज आउट कहा जाता है। ड्विंडल्स आउट, इसका मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज से गायब हो जाना या धीरे धीरे किसी चीज का समाप्त हो जाना, उसको ड्विंडल आउट कहते हैं हम लोग। ठीक है, देख लो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, देयर एंथुजियाज्म ड्विंडल आउट एज द प्रोजेक्ट बिकेम चैलेंजिंग। जैसे जैसे प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होता गया, उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो एंथुजियाज्म थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। सो ड्विंडल आउट का मतलब होता है किसी चीज का समाप्त होना। अगला वर्ड ऐसे, ड्विंडल का मतलब होता है लड़खड़ाना। अगर आप एक वर्ड में हिंदी समझोगे ड्विंडल का, तो इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। अगला वर्ड है ब्रिंग अबाउट। आपने सुना होगा ब्रिंग अबाउट मतलब ब्रिंग अबाउट चेंजेस बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज को घटित करना। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो नई पॉलिसी है उसने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया ऑर्गेनाइजेशन में। सो बदलाव के लिए जिम्मेदार होना, उसको ब्रिंग अबाउट कहा जाता है। अगला वर्ड है अकाउंट फॉर। इसका मतलब होता है स्पष्टीकरण देना या भाग होना, टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग और टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द सस्पेक्ट कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज वेयर अबाउट्स ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। जब सस्पेक्ट से, जो जिसके ऊपर शक था, उससे जब पूछा गया कि जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन आप कहां थे, तो वो क्लियरली नहीं बता पाया, वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि वो कहां था। यहां के लिए आप अकाउंट फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ था, मुझे बड़ी जलन होती है जिस तरीके से तुम अपना काम क्या कर लेते हो, तुम अपना काम धीरे धीरे गायब कर देते हो, ट्विंडल। क्योंकि यहां पे देखना पॉजिटिव बातें की गई है कि बहुत तुम आसानी से और बहुत स्पीड से तुम काम करते हो, इसका मतलब हम पॉजिटिव चीज देख रहे हैं। आई एनवी द वे शी ब्रिंग अबाउट। अच्छा, ब्रिंग कैसे होगा? अगर आप यहां शी बोल रहे हो तो इसके साथ तो वर्ब का पांचवा फॉर्म होना चाहिए ना, फिर तो यहां पे ब्रिंग्स अबाउट होना चाहिए था, नहीं लग सकता। यहां अकाउंट्स फॉर होना चाहिए था, नहीं लग सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा सा कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, दिस हैज गिवन राइज टू द व्यू दैट द लीगल कोड इज डैश अगेंस्ट वुमेन एंड द पुअर। लिखा हुआ है कि इसने एक नई सोच को जन्म दिया है, इसने एक सोच को जन्म दिया है कि जो लीगल कोड है वो महिलाओं के खिलाफ और गरीबों के खिलाफ डैश है। जो नया जो लीगल कोड है वो महिलाओं के खिलाफ और गरीबों के खिलाफ डैश है, वो महिला और गरीबों के खिलाफ बेक्ड है। देखो, बेक टर्म का इस्तेमाल आप केवल और केवल या तो ब्रेड के लिए करते हो या तो केक के लिए करते हो, राइट। आप किसी कानून के लिए बेक टर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिखा हुआ था फ्रैंक अगेंस्ट। फ्रैंक का मतलब होता है किसी चीज से बिल्कुल बिना सोचे समझे बात करना। कोई भी कानून जो है वो फ्रैंक अगेंस्ट वुमेन नहीं होगा, फ्रैंक टू होगा। आप जब यहां अगेंस्ट बोल रहे हो इसका मतलब आप कोई नेगेटिव टर्म ढूंढ रहे हो ना, तो फ्रैंक तो नहीं हो सकता, है तो पॉजिटिव टर्म है। अगला वर्ड है ड्यूप्लिसिटस। ड्यूप्लिसिटस मतलब होता है दैट इन्वॉल्व्स ड्यूप्लिसिटी, दैट इन्वॉल्व्स ड्यूप्लिसिटी। ऐसी कोई चीज जो कि धोखेबाजी हो। अगर मैं एक वर्ड में हिंदी में बोलूं तो धोखेबाजी हो ना, उसको ड्यूप्लिसिटस कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो लीगल कोड है नया, वो ड्यूप्लिसिटस है वुमेन और पुअर के अगेंस्ट में, मतलब वो धोखेबाजी है वुमेन और पुअर के अगेंस्ट में। सेंस बन रहा है, पर इसमें ड्यूप्लिसिटी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। बाय डेफिनेशन ये कि जिसमें ड्यूप्लिसिटी इन्वॉल्व हो, ड्यूप्लिसिटी का मतलब होता है आप किसी चीज की नकल कर रहे हैं, तो बहुत सटीक तो नहीं लग रहा है। अगला वर्ड है बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? पक्षपाती। जब आप किसी चीज के खिलाफ होते हैं और बाय नेचर खिलाफ होते हैं तो उसको बायस्ड कहा जाता है। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैं किसी शो का जज हूं और मेरा भाई पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें किसी और पार्टिसिपेंट के साथ फिनाले में, जिस पार्टिसिपेंट को मैं नहीं पहचानता। तो ऑब्वियसली चूंकि मेरा भाई पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं हमेशा बायस्ड रहूंगा अपने भाई की तरफ कि भैया अगर मेरा भाई पार्टिसिपेट कर तो वही जीतना चाहिए। इसको बायस्ड कहा जाता है, इसको पक्षपाती कहा जाता है। आप समझ गए मैंने क्या बोला? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो एक व्यू बना है कि जो लीगल कोड है ना, वो औरतों और गरीबों के खिलाफ बायस्ड है, उनके खिलाफ पक्षपाती है। आंसर तो यही लग रहा है। डुप्लीसिटस क्यों नहीं होगा? जैसा मैंने बोला बाय डेफिनेशन इसमें डुप्लीसिटी होनी चाहिए, नकल का सेंस बन नहीं रहा था सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशंस बी डैश फ्रेश वाटर दैट इज सुटेबल फॉर पीपल टू ड्रिंक। लिखा जो समुद्र का पानी है ना, जो समुद्र से आ रहा है, उसे कैसे डैश कर सकते हैं फ्रेश वाटर में, वैसा फ्रेश वाटर जो कि लोगों के पीने के लिए सुटेबल हो। सो लिखा है हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशंस बी डैश। अच्छा ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है हाउ कैन,
कैन। यहां लिखा हुआ है बी, बी। अब मुझे बताओ हाउ कैन बी चेंज होगा या हाउ कैन बी चेंज्ड होगा? आपके दिमाग में तुरंत आएगा, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है कि सर हाउ कैन बी चेंज्ड होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया कैन एक मॉडल है, उसके साथ आपने बी यूज किया तो बेस फॉर्म हो गया, और उसके बाद अगर आप कोई मेन वर्ब फिर से लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप सेंटेंस को पैसिव बनाना चाह रहे हैं। देख लो, मैं कह रहा हूं आई कैन डू इट, सब्जेक्ट, मॉडल, बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पैसिव बनाया, इट कैन बी डन बाय मी। क्या फॉर्म यूज किया? मॉडल यूज किया, बी यूज किया, ऑटोमेटिकली आगे क्या आएगा? V3 आएगा। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था? V3 होना चाहिए था सेंटेंस पैसिव वॉइस में। दूसरा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि सी वाटर किसी को नहीं बदल रहा, सी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने की बात हो रही है, तो जो बदलना, जो सेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सी वाटर कर नहीं रहा, उसके ऊपर हो रहा है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर है, डूअर नहीं है, तो सेंटेंस तो पैसिव में होना चाहिए। अगर पैसिव में होना चाहिए, इसका मतलब V3 होगा। ऑप्शन में आ जाइए। चेंज लिखा हुआ है, चेंज्ड ढूंढ रहे थे हम, आंसर नहीं हो सकता। सरेंडर लिखा हुआ है, सरेंडर्ड ढूंढ रहे थे हम, आंसर नहीं हो सकता। मिन्स्ड लिखा हुआ है, मिन्स का मतलब क्या होता है भाई? मिन्स का मतलब होता है किसी चीज को मिक्स करना। तो लिखा हुआ है कि सी वाटर जो ओशन से आता है उसको कैसे मिक्स कर सकते हैं फ्रेश वाटर के साथ, जो कि लोगों के लिए सुटेबल हो पीने के लिए। सोचो, कभी भी कॉमन सेंस लगाओ, कभी भी सी वाटर को फ्रेश वाटर के साथ मिक्स करके पिया जा सकता है? कभी भी नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। V3 ढूंढ रहे थे, टर्न V3 है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। I don't know if such thoughts have ever dash to Liz Truss, who is still at the time of writing Britain's Prime Minister। लिखा है मुझे नहीं पता कि ऐसे सोच, ऐसे थॉट्स जो है वो कभी लिज ट्रूस को डैश हुए हैं, जो आज भी जब ये लिखा जा रहा है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। लिखा हुआ है आई डोंट नो इफ सच थॉट्स हैज एवर yielded to Liz, monitored to Liz, occurred to Liz, desisted to Liz। एक बार पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्योंकि इसमें से दो प्रीवियस ईयर वर्ड आए। पहला वर्ड है yielded, प्रीवियस ईयर वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। yield का मतलब क्या होता है? टू गिव वे, प्रोड्यूस और प्रोवाइड समथिंग। जो एसएससी हमेशा पूछती है वो है सरेंडर के सेंस में। जब कोई व्यक्ति कहीं पर सरेंडर करता है, माफ कीजिएगा स्पेलिंग गलत है, हाँ, जब कोई व्यक्ति कहीं पर सरेंडर करता है उसको yielded कहा जाता है। अगर आप पुराने मूवीज देखते हो जिसमें वॉरियर्स वगैरह की मूवीज, या आज भी, पुराने तो नहीं, आज भी अगर आप वॉरियर बेस्ड मूवीज देखते हो, कोई हॉलीवुड वाली या कोई और लैंग्वेज में, और सबटाइटल्स ऑन रहते हैं, तो कभी नोट करना, हमेशा बोलते हैं यील्ड, वरना जान से मार दूंगा। यील्ड और यू डाई। यील्ड का मतलब क्या? सरेंडर और यू डाई। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है। अगला वर्ड है मॉनिटर्ड, किसी चीज की निगरानी करना। ये तो आप समझते होगा कि 100% मॉनिटर करना मुश्किल है। एसएससी बार बार कहती है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि करप्शन ना हो, पर 100% मॉनिटर करना मुश्किल है। अगला वर्ड है ऑकर्ड। ऑकर्ड मतलब होता है घटित होना, टू हैपन और टेक प्लेस। घटना का घटित होना उसको ऑकर्ड कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि इट ऑकर्ड टू मी, एक तो घटित होना होता है, दूसरा कोई चीज सूझना, कोई चीज समझ आना, कोई चीज दिमाग में आना, उसको भी ऑकर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट ऑकर्ड टू मी दैट ही वॉज अ कल्प्रिट। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरे दिमाग में ये आया कि वो दोषी है। सो ऑकर्ड मतलब दिमाग में आना या दोषी होना भी होता है। राइट। आगे बढ़ेंगे। डेजिस्टेड। डेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्शन। किसी चीज को रोकना, उसको डेजिस्ट कहा जाता है। सिनोनिम क्या है? सीज हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, रिफ्रेन हो सकता है। राइट। सो डेजिस्ट को याद रखो आप रेजिस्ट के साथ। रेजिस्ट मतलब होता है किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, सिनोनिम नहीं है, याद करवा रहा हूं। सो रेजिस्ट का मतलब होता है कोई चेंज, कोई बदलाव को रोकना। डेजिस्ट भी वही होता है, किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। तो वहां पे हम डेजिस्टेड टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाओ ऑप्शन पे। लिखा है कि मुझे नहीं पता कि ऐसे सोच लिज ट्रूस को आए थे कि नहीं आए थे लिखते हुए। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि ऐसे सोच लिज ट्रूस को आए थे, तो सरेंडर करने का सेंस तो नहीं कि मुझे नहीं पता ऐसे थॉट्स ने कभी सरेंडर किया था क्या, ऐसे थॉट्स ने कभी मॉनिटर किया था क्या, ऐसे थॉट्स ने कभी रोका था क्या। एक ही हो सकता है कि ऐसे थॉट्स कभी ऑकर हुए थे क्या लिज ट्रूस को, मतलब उनके दिमाग में कभी आए थे क्या ये बात। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है इन एडिशन, इसके साथ साथ, इट इज बिलीव्ड, ऐसा महसूस होता है, दे पोजेस क्रूड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लिखा है कि
इसके साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि उनके पास कुछ क्रूड नोट कर लेना कॉपी पे, क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड, ऐसी चीज जो बहुत ओरिजिनल फॉर्म में है उसको क्रूड कहा जाता है, ठीक है। तो लिखा है कि ऐसा माना जाता है या ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत ही शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कैपेबल हैं कि वो बॉम्ब्स को ट्रिगर कर पाए। कैसे बॉम्ब्स को? वो इंटेलिजिबल बॉम्ब्स को ट्रिगर कर पाए, वो इंसिपिड बॉम्ब्स को ट्रिगर कर पाए, वो इंसेंडियरी बॉम्ब्स को ट्रिगर कर पाए, या वो इनसेंसिबल बॉम्ब्स को ट्रिगर कर पाए। अगेन वोकैब बेस्ड है, मीनिंग समझना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि आप अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, कोई ऐसी चीज जो समझने योग्य हो, उसको इंटेलिजिबल कहते हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिबल इसका सिनोनिम होगा, क्लियर होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर गेव एन इंटेलिजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। प्रोफेसर ने जो है वो एक इंटेलिजिबल एक्सप्लेनेशन दिया, एक कॉम्प्रिहेंसिबल एक्सप्लेनेशन दिया जो लोगों के समझ में आ रही थी। तो क्या है इंटेलिजिबल? ऐसी चीज जो समझ में आए, और इंटेलिजिबल एक्सप्लेनेशन के लिए आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी है। सो इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट क्यों हैं? क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत बहुत आसानी से समझा सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजिबल तरीके से चीजों को समझा सकते हैं। सो इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको समझना बहुत आसान हो। अगला वर्ड है इंसिपिड, मार्क करना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल टेस्टलेस हो, ऐसी कोई चीज जो बहुत ब्लैंड हो टेस्ट में, ठीक है। सो लैकिंग फ्लेवर, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट, नीरस और बेजान, उसको इंसिपिड कहते हैं। बहुत बार पहले के दौरान, आजकल तो बहुत रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले ना 90% ऑफ द टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो जाते थे। तो टेस्ट मैचेस क्यों फेमस नहीं थे? क्योंकि बड़े इंसिपिड होते थे, कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग बैटिंग कर रहे हैं तो यार 700 800 रन मार रहे हैं, एक एक प्लेयर 300 रन मार रहा है, तो बड़े इंसिपिड थे। इंसिपिड का मतलब बहुत नीरस और बेजान थे। अगला वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आग लगा सके, या ऐसी कोई चीज जो उत्तेजना जगा सके, उसको इंसेंडियरी कहते हैं। कंबस्टिबल या प्रोवोकेटिव या इंफ्लेमेटरी इसका सिनोनिम होता है। ऐसी कोई चीज जो कि, ये देखो, ये भाषण वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे भाषण देना जो कि लोगों को भड़का दे, उसको भी इंसेंडियरी स्पीच कहा जाता है। ये आप किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं जिससे आग निकले, उसको भी इंसेंडियरी कहा जाता है। तो इंसेंडियरी स्पीच हम लोग किसको कह रहे हैं? जिसमें बहुत ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट हो जाए लोगों के बीच में, उसको हम इंसेंडियरी कह रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इनसेंसिबल क्या होता है भाई? इनसेंसिबल मतलब ऐसी चीज जिसमें अवेयरनेस ना हो, ऐसी चीज जिसमें कॉन्शियसनेस ना हो, उसको इनसेंसिबल कहा जाता है, जिसको हम बेहिसाब या अवचेतन कहते हैं। बेसिकली समझो ऐसी कोई चीज जो कि जागरूकता के साथ ना बोली जाए, बेवकूफी वाली चीज, उसको इनसेंसिबल कहते हैं, ठीक है, जिसमें सेंस ना हो बेसिकली। आ जाओ, अब हम बॉम्ब्स की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैपेबल है कि वो क्या करेंगे, वो इंटेलिजिबल बॉम्ब्स जो है वो ट्रिगर कर देंगे। मतलब ऐसे बॉम्ब्स ट्रिगर कर देंगे जो समझाने में बहुत आसान हो। कोई सेंस नहीं है, बॉम्ब्स कभी इंटेलिजिबल थोड़ी होंगे। बहुत ही बेस्वाद, एकदम स्वादहीन बॉम्ब्स। बॉम्ब कभी चाट के देखा स्वाद क्या होता है? कोई सेंस नहीं है। इंसेंडियरी बॉम्ब्स मतलब ऐसे बॉम्ब्स जिससे आग लगेगी बहुत ज्यादा, मतलब बर्बादी बहुत ज्यादा होगी, इसका सेंस है। बहुत ही बेवकूफ बॉम्ब्स छोड़ देंगे वो, बेवकूफ बॉम्ब्स। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 21। लिखा है स्टिल फ्लैकिड एंड डैश फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड एड एम्बल्ड स्लोली इन फ्रंट ऑफ द डोर्स। लिखा है कि अभी भी एड जो है वो फ्लैकिड है और डैश है फ्रॉम द लैक ऑफ ब्लड, मतलब जो खून की कमी है ना, उससे वो अभी भी बहुत ही ज्यादा फ्लैकिड है और डैश है। एड नाम का व्यक्ति है जो एम्बल कर रहा है दरवाजे के आगे। एम्बल प्रीवियस ईयर वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक पर्पसलेसली। जब आप यहां वहां ऐसे ही बस टहलते हो ना, उस टहलने को हम लोग एम्बल कहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अभी भी फ्लैकिड है और डैश है खून की कमी से, और एड जो है वो एम्बल कर रहा है, इधर उधर टहल रहा है। क्या है? अभी भी वो फ्लैकिड और लिबरल है, अभी भी वो फ्लैकिड और लेविटी है, अभी वो फ्लैकिड और लिथार्जिक है, अभी भी वो फ्लैकिड और लेवी है। आ जाओ मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले फ्लैकिड क्या होता है? फ्लैकिड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सॉफ्ट हो या फिर बहुत लचकदार हो, या नम हो, ढीला हो, वीक हो, कमजोर हो, उसके लिए फ्लैकिड टर्म का यूज किया जाता है। तो खून की कमी है तो अभी भी क्या है? कमजोर है, ठीक है। अगला वर्ड है लेविटी। लेविटी का मतलब होता है जब आप हंसी मजाक करते हो, खास करके सीरियस सिचुएशन में, उसको लेविटी कहा जाता है। सेंटेंस देख लो। लिखा हिज लेविटी ड्यूरिंग द मीटिंग अनॉयड द मोर सीरियस माइंडेड कलीग्स।
मीटिंग के दौरान जो वो हंसी मजाक कर रहा था ना, वो अनॉय कर रहा था, उससे बहुत चिढ़ रहे थे जो सीरियस माइंडेड कलीग्स हैं। ऐसा कोई ना कोई इंसान आपको जरूर मिलेगा जो अपने लेविटी के लिए बदनाम है, कि सीरियस से सीरियस सिचुएशन में कूल बनने के लिए कोई भी बेतुका सा मजाक कर देगा। उसके इस नेचर को लेविटी कहा जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब क्या होता है? जब आप सुस्त या आलसी होते हो उसको लिथार्जिक कहते हैं। फीलिंग स्लगिश, टायर्ड और लैकिंग एनर्जी, राइट। स्लगिश, ड्राउजी भी सिनोनिम हो सकता है। जब आपको ऐसा बेहोशी बेहोशी छा रही हो ना आपके ऊपर, उसको ड्राउजी कहते हैं। लिथार्जिक होता है। अगला वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ इंपोजिंग अ टैक्स और फाइन। किसी के ऊपर कोई टैक्स लगाना, उसको लेवी कहा जाता है, राइट। आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो अगेन, आप ये हिंदी जानने के ऊपर है या मीनिंग समझने के ऊपर है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप 20 क्वेश्चन हम कर चुके, आपने देखा होगा जहां ग्रामर लग रहा है मैं बता दे रहा हूं, लॉजिक लग रहा है मैं बता दे रहा हूं, पर जो एकदम हार्ड एंड फास्ट वोकैब पे ही बेस्ड है वहां तो कोई लॉजिक नहीं है, आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए। क्या लिखा है? स्टिल फ्लैकिड एंड डैश फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड। अब फ्लैकिड का मतलब हमने क्या क्या पढ़ा था वहां पे, कि वो बेहोशी छा रही थी उसके ऊपर, वो ड्राउजी हो रहा था। ठीक है, मतलब बहुत कमजोर फील कर रहा था। तो अभी भी वो कमजोर है और क्या है? लिबरल है। लिबरल का मतलब होता है सोच से आजाद। सोच से आजाद है, कोई सेंस नहीं। अभी भी मजाकिया है। अभी भी वो फ्लैकिड है और मजाकिया है खून की कमी से। खून की कमी से कोई मजाकिया कैसे होता है? लिथार्जिक है। अभी भी वो बहुत सुस्त है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि अगर किसी के बॉडी में खून की कमी हो तो एनर्जी नहीं आएगी, और पहले हम बोल चुके कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि लेजी हो गया या सुस्त हो गया तो सेंस तो बन रहा है। लेवी का मतलब होता है टैक्स। आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर रही है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपने देखा होगा ये टैक्स वो टैक्स, गवर्नमेंट हमेशा नया टैक्स लेवी करती है। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। एट फर्स्ट द वाटर डैश ब्लू देन ग्रे। पहले जो है वो पानी ब्लू डैश हुआ, उसके बाद वो ग्रे हो गया। क्या हुआ? एट फर्स्ट द वाटर ग्लैंस्ड ब्लू। ग्लैंस का मतलब होता है किसी चीज को पे एक नजर फिराना। ठीक है, एक नजर देखना। आपने सुना होगा एट अ ग्लैंस, एक इडियम है जिसका मतलब होता है एक नजर में। सो नजर के लिए ग्लैंस यूज किया जाता है। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ध्यान देना। तो अगर मैं यहां पे ग्लैंस लिख दूं, समझना, अगर मैं यहां पे ग्लैंस लिख दूं तो क्या होगा? शुरुआत में पानी ने एक नजर देखा ब्लू। पानी ने देखा, या पानी को देख के ऐसा लगा कि वो ब्लू है। ज्यादा सेंस तो ये है कि पानी को देख के ऐसा लगा कि वो ब्लू है, तो ग्लैंस तो नहीं हो सकता। एट फर्स्ट द वाटर सीम्ड ब्लू। अब सीम एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो यहां देखो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ही सीम्स ऑनेस्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो सीम एक लिंकिंग वर्ब है जो कि इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट के साथ जोड़ रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां क्या लिखा होता है? एट फर्स्ट द वाटर डैश ब्लू। पहले जो है वो पानी ऐसा महसूस हुआ देख के कि वो ब्लू है, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ब्लू है। ये तो ठीक लग रहा है। अगला लिखा हुआ है हीडेड। हीड का मतलब क्या होता है भाई? हीड का मतलब होता है सावधानी। अगेन यहां पे अगर मैं हीडेड यूज कर दूं तो सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में है। इसका मतलब होगा शुरुआत में पानी ने सावधानी दिखाई ब्लू। क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। शुरुआत में पानी कहीं ऐसा ना हो ब्लू। ये तो कोई सेंस ही नहीं था। आंसर एक ही बचता है कि सीम्ड होगा, कि शुरुआत में पानी जो है वो ऐसा लगा कि वो ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 23। राम प्लेस्ड हर इन वन ऑफ द डैश लेदर चेयर्स अपोजिट हिज डेस्क। राम ने उसे बिठाया लेदर चेयर पे, उसके अपोजिट में। कैसे लेदर चेयर में? मैरिनेटेड लेदर चेयर में, ब्रूड लेदर चेयर में, क्विल्टेड लेदर चेयर में, या स्ट्यूड लेदर चेयर में। मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है मैरिनेटेड। ये जब हम लोग किसी भी मांस को पकाने से पहले थोड़ी देर तक मसालों में डुबा के रखते हैं, उसको मैरिनेटेड कहते हैं। हम सब जब भी चिकन मटन खाते हैं तो हमेशा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम मैरिनेट करके रखते हैं उसको 1-2 घंटे के लिए। अब एक बात समझो कि वो कह रहा है कि उसने उसे सामने वाली डैश कुर्सी पे बिठाया, मैरिनेटेड कुर्सी पे बिठाया। कुर्सी मसालों में घुली हुई थी, कोई सेंस नहीं है। अगला लिखा हुआ है ब्रूड। ये कॉफी के लिए यूज किया जाता है। कॉफी या चाय को जब आप उबाल के बनाते हैं उसको ब्रूड कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कॉफी ब्रू हो गई क्या? तो ब्रूड का मतलब होता है किसी चीज को उबालना, खास करके पेय चीज को, पीने वाली चीज को। ठीक है, स्टीप्ड, प्रिपेयर्ड, कॉन्कोटेड इसका सिनोनिम हो सकता है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है क्विल्टेड। क्विल्टेड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो कि लेयर्स के साथ बनी हुई हो, गद्देदार। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसमें एक लेयर हो, फिर दूसरी लेयर हो, फिर तीसरी लेयर हो, फिर चौथी लेयर हो, गद्देदार हो बिल्कुल, उसको क्विल्टेड कहते हैं। ध्यान रखना, लोग चेयर की बात कर रहे हैं तो चेयर को उबालना या चेयर को मसालों में भूनना ये तो हो ही नहीं सकता, मसालों में रखना ये तो हो ही नहीं सकता।
क्विल्टेड मतलब है गद्देदार, कि उसने उसे गद्देदार चेयर में बिठाया, ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, स्ट्यूड, किसी फूड को स्लोली पकाना, ठीक है, किसी चीज को, किसी खाने को धीरे धीरे पकाना या किसी चिंतन में खोए रहना, उसको भी स्ट्यूड कहते हैं। तो उसने कुर्सी को धीरे धीरे पकाया, ऐसी कुर्सी जो धीरे धीरे पकाई हुई थी। कोई सेंस है? एक ही आंसर बचता है फिर, कि उसने उस क्विल्टेड लेदर चेयर पे, उस गद्देदार लेदर चेयर पे उसे बिठाया। अगेन ये बहुत ही ज्यादा वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन द यूजफुलनेस और डैश ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवेज। लिखा हुआ है सर क्या आप इस रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब एक बार और सोचेंगे कि जो यूजफुलनेस है या डैश है सारे हाईवेज को ब्लॉक कर देने का। मतलब यह है कि मान लेते हैं किसी सीनियर ने हाईवेज को ब्लॉक कर दिया, अब जूनियर जाके उसको कह रहा है कि सर एक बार और सोच लीजिए कि आपने जो हाईवे को ब्लॉक किया है उसका यूजफुलनेस या डैश क्या है। क्या हो सकता है? उसका यूजफुलनेस या इंपोर्टेंस क्या है, उसका यूजफुलनेस या फ्यूटिलिटी क्या है, उसका यूजफुलनेस या स्कॉर्च क्या है, उसका यूजफुलनेस या इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है। सबसे पहला इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब होता है लैक ऑफ पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी। आपने सुना होगा पोटेंट मतलब होता है पावरफुल, सो इंपोर्टेंट का मतलब होता है जिसमें पावर ना हो। पोटेंस शक्ति, इंपोर्टेंस जिस शक्ति विहीन, जिसमें शक्ति ना हो। सो इंपोर्टेंस का मतलब होता है लैक ऑफ पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी, किसी चीज में पावर की कमी, स्ट्रेंथ की कमी या एबिलिटी की कमी, ठीक है। अब सिनोनिम क्या होगा इसका? वीकनेस, पावरलेसनेस या इनकैपेसिटी, किसी चीज की कमजोरी या किसी चीज की पावरलेसनेस या किसी चीज की इनकैपेसिटी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फ्यूटिलिटी निरर्थकता, विच मींस एक ऐसा स्टेट जहां पे आपको कोई चीज बहुत इलॉजिकल लग रही हो, उसको हम लोग फ्यूटिलिटी कहते हैं। पॉइंटलेस लग रही हो, ठीक है, कि यार ये जो काम तुमने किया ना बड़ा पॉइंटलेस काम है यार, ये पॉइंटलेस मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा इस काम का, उसको फ्यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है, उसको निरर्थकता कहा जाता है। अब देख लो सिनोनिम क्या है? यूजलेसनेस, इनइफेक्टिवनेस, पॉइंटलेसनेस। द फ्यूटिलिटी ऑफ आर्ग्यूइंग विथ हिम बिकेम क्लियर व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू लिसन। मैं जो उससे बात कर रहा था, जब उसने सुनने से मना कर दिया, मुझे समझ में आ गया कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो फ्यूटाइल काम है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको याद होगा एक इडियम हम लोग पढ़ते हैं, वाइल्ड गूज चेज, मैं पढ़ाऊंगा इडियम वाले सेक्शन में, जिसका मतलब होता है एक फ्यूटाइल काम, एक ऐसा काम जिसको करके कोई फायदा नहीं है, उसको फ्यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब होता है जलाना या झुलसना। आपने सुना होगा स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट बहुत यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है सूरज जब बहुत ज्यादा धूप हो ना, तो उसको स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं, कि जला रहा है आपके शरीर को, उसको स्कॉर्चिंग कहा जाता है। सो स्कॉर्च का मतलब होता है जलाना। अगला वर्ड है इनकॉम्पेटिबिलिटी। आपने सुना होगा शादी के लिए कॉम्पेटिबिलिटी बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है कि जब दो लोग की आपस में संगत कैसी बन रही है, समझ कैसी बन रही है, उसको कॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। अब उसको अगर हम लोग उल्टा कर दें इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा असंगत। जब कोई किसी चीज का मिसमैच हो तो उसको इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। आ जाओ क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है कि सर आप क्या रिफ्लेक्ट करेंगे एक बार जो यूजफुलनेस या फिर डैश आपने किया है सारे हाईवेज को ब्लॉक करके, क्या किया है? क्या आप एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे यूजफुलनेस या इंपोर्टेंस, कि कितना वो यूजफुल है या कितना वो शक्तिहीन है। आप अपने प्लान को शक्तिहीन नहीं बोलेंगे, वो कितना बेकार है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है कितना बेकार है, कि वो कितना यूजफुल है या वो कितना बेकार है। सेंस तो लग रहा है, वो कितना यूजफुल है या कितना जलाने वाला है प्लान, वो कितना यूजफुल है या कितना मिसमैच्ड है। मिसमैच्ड हम लोग किसी रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी किसी रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन बच रहे थे, या तो इंपोर्टेंस या तो फ्यूटिलिटी, जिसका सेंस बन रहा था। ऑब्वियसली हम लोग प्लान की इंपोर्टेंस नहीं चेक करेंगे। पोटेंस या इंपोर्टेंस हम लोग किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग किसी डिसीजन के लिए यूज नहीं कर सकते। डिसीजन के लिए क्या यूज होगा? फ्यूटिलिटी, कि यूजफुल है या नहीं है। नेक्स्ट, अ हेज ऑफ पैनिक ब्लर्ड माई विजन। लिखा है कि मैं घबरा गया और मेरी जो नजर थी वो ब्लर हो गई। समथिंग टेरिबल वॉज क्लोज टू डैश। कुछ बहुत ही ज्यादा, टेरिबल मतलब कुछ भयंकर होने वाला था। अब इसके लिए क्या यूज किया गया है? लिखा है वॉज क्लोज टू डैश। अच्छा, यहां क्या हो सकता है? हैपेंड, हैपनिंग, हैपेंस, हैज हैपेंड। हमारे पास दो ऑप्शन है, बात को समझना, बहुत ही आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। या तो हम बोले समथिंग टेरिबल वॉज क्लोज टू हैपन, इस केस में हम इसको इंफिनिटिव समझ के आंसर कर रहे हैं, हालांकि इंफिनिटिव है नहीं पर मान लेते हैं इंफिनिटिव समझ के हैपन कर रहे हैं। सो टू के साथ क्या लगता है? हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म। दूसरा,
अगर हमने टू को प्रीपोजिशन मान लिया, आपको एक रूल पता होगा, किसी भी सेंटेंस में हम जब कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा जेरेंड के फॉर्म में होता है। जेरेंड का मतलब है ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बिजी, मैं कह रहा हूं कि ही इज बिजी इन, लेट्स से क्या क्या सिंग अ सॉन्ग, ही इज बिजी इन सिंग अ सॉन्ग। ये क्वेश्चन सही कि गलत है? ऑब्वियसली ये गलत है। क्यों? ही इज बिजी इन सिंग नहीं होता, ही इज बिजी इन सिंगिंग होता है, क्योंकि आपने प्रीपोजिशन यूज किया। प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा आईएनजी वाला वर्ड यूज करेंगे। क्यों ऐसा होता है, रीजन भी बता देता हूं। प्रीपोजिशन जो है उसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने जब यहां पे सिंग लिखा तो आपने यहां पे वर्ब लिखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो जरूरत इस बात की है कि हम इसे एक नाउन बना दें। अब किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसके पहले टू लगा दो, इंफिनिटिव बना दो, वो नाउन बन जाएगा, या तो उसके आगे आईएनजी लगा दो, जेरेंड बना दो, नाउन बन जाएगा, क्योंकि जेरेंड हमेशा एक नाउन होता है। तो दूसरा तरीका हम अपनाएंगे, हमेशा इसे आईएनजी कर देंगे, क्योंकि टू लिख देंगे तो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगेगा पढ़ने में, इन भी प्रीपोजिशन टू भी प्रीपोजिशन, इसलिए हमेशा बोला जाता है आईएनजी लगाने को। तो मोटा मोटा बात यह है कि अगर हम इसे एक प्रीपोजिशन मान रहे हैं तो इसके साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। तो दूसरा उपाय यह है कि इसको प्रीपोजिशन मान के इसके साथ हम आईएनजी लगा दें और हैपनिंग बोल दें इसको, ठीक है, जो कि एक जिरेंड का फॉर्म है। तो भैया बात ऐसा हुआ कि हमारे ऑप्शन में या तो हैपन होना चाहिए या तो हैपनिंग होना चाहिए। यहां हैपेंड लिखा हुआ है, हैपनिंग लिखा हुआ है, हैपेंस लिखा हुआ है, हैज हैपेंड लिखा हुआ है, आंसर केवल एक होगा, हैपनिंग। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ेंगे। लिखा है नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई ट्राई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार ट्राई करूं, आई ऑलवेज एंड अप इन द सेम डैश, मैं हमेशा सेम डैश में एंड करता हूं। सेम सॉस, सेम मील, सेम पिकल, सेम अकाउंट, ये एक ईडियम है। इन अ पिकल, नोट कर लेना। इन अ पिकल का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलिंग सिचुएशन, मुसीबत में होना इन अ पिकल कहलाता है, ठीक है। जैसे ही फॉरगॉट हिज वॉलेट एट होम, वो घर पे अपना वॉलेट भूल गया, एंड वाज इन अ पिकल व्हेन इट वाज टाइम टू पे द बिल, और वो मुसीबत में था जब बिल देने की बारी आई। सो इन अ पिकल का मतलब होता है मुसीबत में होना, राइट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाकी और कोई इडियम नहीं बनेगा। लिखा है हैव यू एवर हैड अ डैश बाथ यूजिंग अ बाथ वॉश, लिखा है कि क्या आपको कभी डैश हुआ है एक बाथ सोप की मदद से? क्या आपने कभी डैश किया है, मतलब डैश बाथ लिया है बाथ सोप की मदद से, बाथ वॉश की मदद से? हैव यू एवर हैड अ डैश बाथ, कैसा बाथ? हैव यू एवर हैड अ बार्बरिक बाथ, बार्बरिक का मतलब क्या होता है? अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, जंगली तरीके से। क्या आपने कभी, आप कभी जंगली तरीके से नहाए हैं बाथ वॉश में? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विशिंग, एक्सटिंग्विशिंग का मतलब होता है आग बुझाना। क्या आपने कभी आग बुझाने वाला नहाया है बाथ वॉश में? कोई सेंस नहीं है। अगला है क्या आपने कभी रिफ्रेशिंग बात लिया है बाथ वॉश में? ये हो सकता है। क्या आपने कभी रिफ्रेशिंग बात लिया है? क्या हो सकता है? क्या आपने कभी किलिंग बात लिया है, मरने वाला मारने वाला बात लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द डैश ऑफ रिवेंज डिमांडेड अ लाइफ फॉर अ लाइफ, लिखा है कि जो बदले का डैश है ना, उसकी डिमांड है कि एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी ली जाएगी। ये तो भाई बॉलीवुड का डायलॉग हो गया कि डैश जो है रिवेंज का, वो डिमांड करता है लाइफ फॉर अ लाइफ। द चीयरिंग ऑफ रिवेंज, मतलब जो प्रोत्साहन है रिवेंज का, जो खुशी है बदले का, वो ये है कि एक लाइफ के लिए लाइफ जाएगा। यहां कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, राइट। द मोर्निंग, मोर्निंग का मतलब होता है टू कंप्लेन, उसको हम लोग मोन करना कहते हैं, ठीक है। या फिर होता ना एक एक किस्म से हम कह सकते हैं कि विलाप करना, टू, इंग्लिश में एक वर्ड होता है लेमेंट, लेमेंट करना उसको मोन कहते हैं। विलाप करना, कंप्लेन करना, उसको मोन कहते हैं। तो कह रहा है कि रिवेंज का जो कंप्लेन है वो ये है कि लाइफ के लिए लाइफ होगा, रिवेंज का विलाप ये है, उसका दुख ये है कि लाइफ फॉर अ लाइफ होगा। सेंस नहीं है। रिवेंज का मुकुट ये है कि लाइफ फॉर अ लाइफ होगा। रिवेंज के ऑब्लिगेशंस ये है, ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व। रिवेंज का ऑब्लिगेशन ये कंपलसरी है रिवेंज में कि तुमने मेरा मारा, मैं तुम्हारा मारूंगा, मेरा एक व्यक्ति मरा, तुम्हारा एक व्यक्ति मरेगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, माई हार्ट डैश हार्ड बंपिंग द ब्रोकन ग्लास निक्ड बाय शार्प एजेस, लिखा है मेरा जो हृदय है वो डैश कर रहा था बहुत जोर जोर से, जो ग्लास था उसे जो ब्रोकन ग्लास था उसे बंप करके और शार्प एजेस से निक करके, ठीक है।
क्या करेगा? हार्ड, बेसिकली ये है कि हार्ड के लिए आप क्या यूज करोगे? हार्ड के लिए आप इनहिबिटेड बोलोगे, लिफ्टेड बोलोगे, थम्प्ड बोलोगे, थंडर्ड बोलोगे। आ जाओ। इनहिबिटेड का मतलब क्या होता है? दबाया हुआ या रुका हुआ। हेल्ड बैक ड्यू टू शाइनेस, फियर और सेल्फ कॉन्शियसनेस। रिस्ट्रेन, रिप्रेस, सप्रेस इसका सिनोनिम होता है। लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, ठीक है। थम्प्ड का मतलब होता है रिपीटेडली, बहुत बार बार किसी चीज का जोर जोर से धड़कना या किसी चीज पे जोर जोर से हिट करना, उसको थम्प्ड कहते हैं, ठीक है। थंडर मतलब होता है गरजना, ये तो आप समझते ही हैं, थंडरिंग होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि मेरा जो हृदय है ना वो बहुत जोर से डैश कर रहा था। अब देखो मैं क्यों इसको तेजी से बढ़ा रहा हूं, क्यों मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी रीडिंग करते हो तो आपको आपने एक्सप्रेशन कितनी बार पढ़ा होगा कि माय हार्ट थम्प्ड हार्ड, जिसका मतलब है दिल बहुत जोर जोर से बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जिसका एंड बहुत एजी है, जिसके एंड में मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, आपको कोई खराब न्यूज मिलने वाली, आपका दिल बहुत, आप नर्वस होते हो, बहुत दिल धड़क रहा है, रिजल्ट देखने जा रहे हो, बहुत दिल धड़क रहा है, इसको हार्ट थम्प्ड कहा जाता है, ठीक है। मैं मान के चलो आप थोड़ा बहुत रीडिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको वहीं से पता चल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। लिखा है while one cannot say the pandemic is over yet, it is a sensible decision to now dash to the older system। लिखा हुआ है कि अभी कोई ये नहीं कह सकता कि पेंडेमिक जो है वो ओवर हो गया है, पर ये एक सेंसिबल डिसीजन है कि हम ओल्डर सिस्टम पे डैश करें, हम ओल्डर सिस्टम से सिंपथाइज करें। कोई सेंस है? सिंपथाइज का मतलब होता है आप किसी का दुख महसूस कर सकते हैं, तो हम ओल्डर सिस्टम का दुख महसूस कर सकते हैं? नहीं, आप ओल्डर सिस्टम को कॉम्प्रिहेंड करें। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। अच्छा, ये ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं आता, जैसे कि आई कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन, मैं समझता हूं परिस्थितियों को। मैं ये नहीं बोल सकता आई कॉम्प्रिहेंड टू द सिचुएशन। अगर मैं कॉम्प्रिहेंड यहां पे प्लेस करता तो इसके बाद टू लगा हुआ था, जो कि गलत है। इट इज नाउ टाइम, कहां था? इट इज अ सेंसिबल डिसीजन टू नाउ रिवर्ट टू द ओल्ड सिस्टम। रिवर्ट का मतलब होता है टू गो बैक। जो चीज आप पहले कर रहे थे उसी चीज पे वापस लौटना, उसको रिवर्ट करना कहते हैं। जैसे बहुत बार ऑफिसेज में क्या होता है, किसी को प्रमोशन मिला और फिर प्रमोशन रिवर्ट हो गया। रिवर्ट का मतलब है प्रमोशन देके वापस ले लिया गया, इसको रिवर्ट करना कहते हैं। जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में वापस छोड़ दिया गया। देखो यहां पैंडेमिक की बात की गई है, तो पैंडेमिक में पहले क्या हुआ था? पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जो उस वक्त के लिए अप्रोप्रिएट थे। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पढ़ाई करना, बच्चों को स्कूल में ऑनलाइन मतलब क्लासेस करवाना। पर क्या पैंडेमिक खत्म होने के बाद ऐसा हुआ कि बच्चों को वापस स्कूल नहीं भेजा गया? भेजा गया ना। तो जरूरी यह था कि यहां पे वही लिखा हुआ कि पैंडेमिक खत्म होने के बाद जो ओल्डर सिस्टम है उस पर वापस जाना जरूरी है, तो ओल्डर सिस्टम पे रिवर्ट करना जरूरी है। अगला है स्टिक। स्टिक टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से जुड़े रहना, राइट। तो लिखा हुआ है कि हालांकि पेंडेमिक ओवर हो गया है, लेकिन सेंसिबल डिसीजन ये है कि जो भी चीजें हम पेंडेमिक के दौरान कर रहे थे हम उसी से जुड़े रहे। अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये तो सेंस नहीं बन रहा। आंसर तो एक ही, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। लिखा है कि चूजिंग द राइट सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस कैन बी अ या एन डैश टास्क फॉर एनी बिजनेस। लिखा हुआ है कि जो सही सॉफ्टवेयर चुनना किसी भी पर्पस के लिए वो किसी भी बिजनेस का डैश टास्क है, इंटीमेटिंग टास्क है। इंटीमेटिंग का मतलब होता है नजदीकी, तो वो बहुत ही नजदीकी टास्क, नजदीकी बढ़ाने वाला टास्क है। कोई सेंस नहीं है। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ये हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, जिसका मतलब है कि वो बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाला काम है। ये तो होता है भाई कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर को लेके ही परेशान है और कई सालों से परेशान है, तो चैलेंजिंग तो हो सकता है। अगला वर्ड है फ्लिकरिंग। फ्लिकर का मतलब क्या होता है? टिमटिमाहट, कि वो एक बड़ा टिमटिमाने वाला टास्क है। सेंस नहीं है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, तो वो एक बहुत गुण वाला टास्क है। आंसर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। 32। आई डंप द ट्रे ऑन द साइड एंड स्टार्ट डैश अप द डिश वॉशर। मैंने जो ट्रे था ना उसको साइड में फेंका और मैंने क्या स्टार्ट किया? मैंने डिश वॉशर को डैश करना स्टार्ट किया। डिश वॉशर को आप क्या करोगे? आप डिश वॉशर को टेंटलाइज करोगे। टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को टेम्प्ट करना, लालच देना, ठीक है। तो आप किसी को, आपने क्या किया कि ट्रे को साइड में रखा और डिश वॉशर को लालच देने लगे। क्या सेंस है इसका? कोई सेंस नहीं है। अपब्रिंग का मतलब होता है कि अपब्रिंगिंग का मतलब होता है किसी को छोटे से बड़ा करना। हम लोग क्या कहते हैं बहुत बार कि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, मतलब उसको जो बच्चे से बड़ा किया गया बहुत अच्छा किया गया, तो आपने डिश वॉशर के बच्चे को पाल लिया। कोई सेंस नहीं है। एलियनेट। एलियनेट बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करना। एलियनेट का मतलब होता है रिश्ते खराब करना, ठीक है। दो लोगों का दूर हो जाना,
रिश्ते खराब कर लेना, तो आपने ट्रे साइड में पटका और डिश वॉशर से अपने रिश्ते खराब कर लिए, कोई सेंस नहीं है। एक ही बचता है कि आपने डिश वॉशर को लोड करना स्टार्ट किया। 33 लिखा है लेकेनेमैब, ये किसी का नाम है, लेकेनेमैब वाज रिसेंटली रिपोर्टेड टू हैव अ स्मॉल, ये एक दवाई का नाम है लेकेनेमैब, ठीक है। सो लेकेनेमैब जो है उसे रिसेंटली रिपोर्ट किया गया था कि उसमें उसने एक स्मॉल लेकिन डैश इफेक्ट दिया है कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिड्यूस करने में, कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिड्यूस करने में उसने स्मॉल लेकिन डैश इफेक्ट दिया है। अब जो समझा रहा हूं समझना, लिखा है स्मॉल बट डैश। हम बट से क्या समझते हैं? बट से हम ये समझते हैं कि जब आप दो चीजों को बट के साथ जोड़ रहे हो, खासकर दो क्वालिटीज को जोड़ रहे हो, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज होंगे, जिसका मतलब है अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड भराएगा, ये पॉजिटिव है तो यहां कोई नेगेटिव वर्ड भराएगा, राइट। विच मीन्स अगर आपने यहां पे स्मॉल लिखा है तो यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, आ जाओ। और वो पॉजिटिव वर्ड किस सेंस में होगा? बड़े के सेंस में होगा। तो लिखा हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं आ सकता। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। आपने बहुत सारे लोगों को बोला होगा, बोलते हुए सुना होगा कि सर इसमें डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, बहुत मार्जिनल रेट पे ये बिकता है। मार्जिनल का मतलब बहुत कम डिस्काउंट ऑलरेडी, कम प्राइस ऑलरेडी मेरे में प्रॉफिट का है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा, ये भी नेगेटिव है। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, अच्छा खासा, तो क्या लिखा हुआ? एक स्मॉल लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम आया है, आंसर होगा। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज मीकनेस एंड डैश एंड अंडरस्टैंडिंग हर्ट। लिखा है कि उसे उसके मीकनेस के लिए, मीकनेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? नम्रता। नम्रता को हम लोग मीकनेस कहते हैं, ह्यूमिलिटी जिसे कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि उसे उसके ह्यूमिलिटी का इनाम मिला, उसके नम्रता का इनाम मिला, और अंडरस्टैंडिंग हार्ट, उसे कुछ मिला और साथ में एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट मिला। यहां देखना एंड लिखा हुआ है, दिख रहा है? अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले हमने बट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज होते हैं। एंड में हमने पढ़ा है कि हमेशा सिमिलर क्वालिटीज होते हैं, इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव। हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ही इज ऑनेस्ट एंड, मान लो मैं किसी के लिए लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं कि ही इज ऑनेस्ट एंड लेजी, ये बोलते हैं क्या कभी? नहीं, हम बोलते हैं ही इज ऑनेस्ट बट लेजी। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट पॉजिटिव क्वालिटी है, लेजी नेगेटिव क्वालिटी है। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बट ये काम करेगा, एंड नहीं करेगा। अगर एंड कहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। मैं बोलूं कि ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग तो सही हो जाएगा, ही इज डिसऑनेस्ट एंड लेजी तो सही हो जाएगा। इसका मतलब ये एंड से जोड़ रहे हैं तो दोनों बराबर चीजें होंगी, इधर वाली भी और इधर वाली भी। अब आपने इधर लिख दिया है भाई अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब इधर भी कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। तो देखो सारे ऑप्शन में वाइजेस्ट, वाइजली, वाइजर, वाइज लिखा हुआ है। अच्छा, एक और रूल तो है कि अगर हम एंड से जोड़ते हैं दो क्वालिटीज को तो दोनों एडजेक्टिव हमेशा सेम डिग्री में होंगे, जिसका मतलब यह है कि अगर ये पॉजिटिव डिग्री में अंडरस्टैंडिंग तो यहां वाला भी यहां पे भी जो वाइज लिखा होगा पॉजिटिव डिग्री में होगा। अगर यहां पर मोर अंडरस्टैंडिंग लिखा होता तो ये भी कंपैरेटिव में होता। अगर यहां पर मोस्ट अंडरस्टैंडिंग लिखा होता तो ये सुपरलेटिव में होता। याद आ रहा है? कभी हम ऐसा कहते हैं क्या कि ही इज टॉलेस्ट एंड वाइज? नहीं बोलते ना, क्योंकि टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, वाइज पॉजिटिव है। क्या बोलते हैं? हिज टॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट। इसका मतलब ये वाला भी सुपरलेटिव होगा, ये वाला भी सुपरलेटिव होगा। बात समझ रहे हैं सब लोग? इसका मतलब ये है कि यहां पे हम जो फिलअप करने वाले, सबसे पहले पॉजिटिव है तो वाइज तो पॉजिटिव ही था, वहां तो कोई एरर नहीं है। ऑप्शन काटते हैं, यहां वाइजेस्ट लिखा हुआ है, अगर यहां वाइजेस्ट है फिर तो यहां पे भी मोस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, जो कि है नहीं। He was rewarded for his meekness on a wisely and understanding। अच्छा, wisely बोल देंगे तब तो ये एडवर्ब हो जाएगा, उस केस में फिर यहां पे भी एडवर्ब होना चाहिए था, जबकि आप अंडरस्टैंडिंग हार्ट की बात कर रहे हो, एडजेक्टिव लगा हुआ है यहां पे, ये भी नहीं हो सकता। वाइजर कॉम्परेटिव है, फिर तो यहां भी कॉम्परेटिव होना चाहिए था, नहीं है। आंसर तो एक ही बचता है, विद अ वाइज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया इसके पीछे का लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है डैश ऑन द सिल्वर ट्रे लाइक अ व्हाइट स्नेक द वेडिंग गार्लैंड was as thick as my forearm। लिखा हुआ एक सिल्वर ट्रे पे एक सफेद सांप की तरह वो डैश था। कौन? जो वेडिंग गार्लैंड था, जो माला हम लोग शादियों में यूज करते हैं, जो माला थी वो माला इतनी ज्यादा चौड़ी थी जितना कि मेरा फोर आर्म है। तो बेसिकली बोला जा रहा है जो माला है वो सिल्वर ट्रे पे इस शेप में, माला किस शेप में होता है? इस शेप में वो सिल्वर ट्रे पे बिछाया हुआ है एक सफेद सांप की तरह। उस शेप के लिए आप क्या यूज करोगे? सर्कुलेटेड ऑन द सिल्वर ट्री। सर्कुलेटेड का मतलब होता है फैलाना,
आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया ताकि आप इस शेप को सर्कल मानो। सर्कुलेटेड, आपने सुना होगा कि सर्कुलेशन बहुत है इस न्यूज़पेपर का। सर्कुलेटेड का मतलब होता है फैलाना, तो सिल्वर ट्री की तरह वो फैला हुआ था? नहीं, कोई सेंस नहीं है। रिपीटेड ऑन द सिल्वर ट्री, आप माला को रिपीट कैसे करोगे? 8-10 माला रख लोगे क्या उसके ऊपर? अगला वर्ड है बार्टर्ड या कॉइल्ड। अच्छा, मैं आंसर आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। क्या आपने कभी मॉस्किटो कॉइल दिखाया था? अब तो यूज नहीं होता, बचपन में यूज करते थे। इस शेप का होता था ना। अच्छा, इसी को हम क्या कहते थे? कॉइल कहते थे, कि घुमा घुमा के किसी चीज के ऊपर है। तो आप सोचो कि एक इमेजिन करो, एक ट्रे में माला रखी हुई है, तो वो तो घुमा घुमा कर ही होगा, तभी तो सांप जैसा दिख रहा है। रेफरेंस भी सांप का यूज किया हुआ था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉइल्ड। अब जितनी बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है। बार्टर्ड, अच्छा बार्टर्ड बताना भूल गया था ना। बार्टर्ड का मतलब क्या होता है? आपने बार्टर सिस्टम सुना है ना? पहले जब पैसे इतने प्रोलिफिक रोल नहीं प्ले करते थे इकोनॉमिक्स में, तो बार्टर सिस्टम चलता था। मुझे याद है कि मैं अपने गांव एक बार गया था, तो वहां पे आइसक्रीम वाले आए थे, तो मेरी बुआ जी ने उनको कुछ चावल दिया और उसके बदले आइसक्रीम लिया, तो वो बार्टर सिस्टम था। ठीक है, तो वहीं के लिए बार्टर यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। 36 लिखा है कि डेविड ऑलवेज केप्ट हिज डैश ओपन फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम एट रिस्क। डेविड ने हमेशा अपना डैश ओपन रखा है ऐसी चीजों के लिए जो उन्हें रिस्क पहुंचा सकती है। क्या रखा है? डेविड ऑलवेज केप्ट हिज ब्लैक आई ओपन, काली आंख खुली रखी है। स्टारी आईज ओपन, सितारों से भरी आंखें खुली रखी हैं। ईगल आईज, ये एक ईडियम है, आंसर मिल गया है हमें। ईगल आईज का मतलब होता है चौकन्ना रहना। हम लोग कहते हैं ना ऐसे भी कि उसके या चील की आंखें हैं, जिसका मतलब है वो हमेशा चौकन्ना है। मीनिंग भी वही था। ऐसी चीज के लिए डेविड हमेशा अपनी आंखें खुली रखता है, मतलब चौकन्ना रहता है, जो उसे रिस्क पहुंचा सकती है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 हावर्ड ट्राइड टू स्पीक बट ऑल दैट केम वाज एन डैश क्विकी गागल। लिखा हुआ है कि हावर्ड ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से जो बाहर आया वो और कुछ नहीं, स्क्विकी गागल था। आ जाओ, सबसे पहले स्क्वीकी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्कश या चिरचिरा, मेकिंग अ हाई पिच्ड और श्रिल साउंड। ठीक है, ऑप्शंस नहीं पढ़ा हमने। ऑप्शन क्या होगा? इम्प्लॉजिबल स्क्वीकी गागल, सिंसियर, इजी, इनआर्टिकुलेट। इनप्लॉजिबल, ऐसी कोई चीज जिसपे आप बिलीव नहीं कर सकते। देखो, प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ऐसी चीज जो कि होना पॉसिबल हो। आपने बोला इम्प्लॉजिबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी कोई चीज जो होगी ही नहीं, उसे इम्प्लॉजिबल कहा जाता है। दैट इज अनलाइकली टू हैपन। ठीक है, सो इम्प्लॉजिबल, अनलाइकली टू हैपन। आर्टिकुलेट, कितनी बार एसएससी ने पूछा है, मार्क करना इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपनी चीजों को बहुत स्पष्टता से बताना। जैसे कुमार विश्वास बहुत ही आर्टिकुलेट इंसान है, राइट? नरेंद्र मोदी कुछ हद तक बहुत ही आर्टिकुलेट इंसान है। सो आर्टिकुलेट मतलब अपनी बातों को बहुत क्लियरली समझाना। इनआर्टिकुलेट उसका उल्टा, जो अपनी बातों को स्पष्टता से नहीं बता पा रहा। अब क्या लिखा हुआ है कि हार्वर्ड ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से जो आया वो बड़ा ही कर्कश गागल आया। तो क्या था? इट वॉज एन। अच्छा, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंसियर तो हो नहीं सकता, एस से स्टार्ट है। अच्छा, इजी स्क्विकी गागल आएगा क्या? इजी स्क्विकी गागल आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि आप यहां पे कर्कश ध्वनि की बात कर रहे हो, फिर इजी क्यों लगा रहे हो? पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, भी नहीं हो सकता। अच्छा, इम्प्लॉजिबल मतलब इम्प्रैक्टिकल, उसने ऐसी आवाज निकाली जो कि इम्प्रैक्टिकल आवाज थी। आवाज कैसे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी है कि बड़ी ही कर्कश ध्वनि उसने निकाली जो सुनने में बड़ा खराब लगा। 38 we can usefully distinguish four types of claims that have been traditionally made using the dash human nature। लिखा है कि हम लोग आराम से अंतर कर सकते हैं 4 तरीके के क्लेम में, जो कि ट्रेडिशनली कैसे बनाए गए हैं। ह्यूमन नेचर, मतलब उसे बनाया गया है यूजिंग द डैश ह्यूमन नेचर। क्या ह्यूमन नेचर का? यूजिंग द कोलैटरल ह्यूमन नेचर। कोलैटरल का मतलब होता है एक साथ, सहायक, सहायक ह्यूमन नेचर सेंस नहीं है। यूजिंग द एप्लीकेशन ह्यूमन नेचर, उसने एक ऐप डाउनलोड किया ह्यूमन नेचर नाम का। यूजिंग द न्यूएंस, न्यूएंस का मतलब होता है सूक्ष्मता, किसी चीज का छोटा होना, इतना छोटा कि आपने उसे नोट नहीं किया, उसको न्यूएंस कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? आप पहले सेंटेंस समझ लो। लिखा हुआ है कि हम लोग ना किसी भी चीजों में 4 किस्म का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको ह्यूमन नेचर कहा जाता है। ठीक है, सो बहुत बार क्या होता है, इंसान कोई चीज, कोई हरकत करता है जो आपको ठीक नहीं लगा, फिर आप समझते हैं ये तो ह्यूमन नेचर है। तो कह रहे हैं उन्हीं ह्यूमन नेचर को 4 डिफरेंट चीजों में बांटा जा सकता है और उन्हें फिर ह्यूमन नेचर एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूएंस मतलब सूक्ष्मता होता है। 39 इन द अर्ली ऑटम फियर्स फाइटिंग टुक प्लेस। लिखा है कि ऑटम जो ऋतु है उसके शुरुआत में एक बड़ा ही फियर्स फाइट हुआ, एक बहुत ही जघन्य लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई
द डैश सर्बियंस बियरिंग अ प्रोमिनेंट पार्ट, जिसमें सर्बियंस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सर्बियंस के लिए कोई एडजेक्टिव यहां पे आ रहा है कि डैश सर्बियंस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस युद्ध में। कावर्डली सर्बियंस, कायर सर्बियंस ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा सोचो, अगर सर्बियंस कायर है फिर तो ये भाग जाएंगे। फिर यहां पे फियर्स फाइटिंग क्यों लिखा हुआ है? फियर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। तो भयंकर युद्ध हुआ तो उसमें से एक कायर था जो भाग गया, तो भयंकर कैसे हुआ? भयंकर तो तभी को जब दोनों लड़े हैं। अनअबैस्ड, अनअबैस्ड का मतलब होता है किसी चीज को लेके आप जब बेशर्मों की तरह अडिग रहे तो उसको अनअबैस्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो अनअबैस्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, जिसका मतलब है उन्होंने कुछ कहा जो अच्छा नहीं था, उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, उन्हें नहीं आ रही और अभी भी वो अडिग है उस चीज पे, उसको अनअबैस्ड कहा जाता है। गैलेंट, वीरता। क्या लिखा हुआ है कि एक फियर्स फाइट हुआ जिसमें जो वीर सर्बियंस थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट लिया। ये हो सकता है क्योंकि कायर इसका उल्टा लग रहा था, वीर सर्बियंस ने उसमें पार्ट लिया, हो सकता है बोर सर्बियंस ने उन्हें उसमें पार्ट लिया। आंसर तो सी लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे। लिखा है डैश थ्रेट्स टू एलिफेंट्स रिक्वायर्स पब्लिक एंड पॉलिटिकल विल टू टेक एक्शन। लिखा है कि हाथियों को जो धमकी मिल रही है ना, उसे एड्रेस करने के लिए पब्लिक और पॉलिटिकल विल की जरूरत है। मैं एड्रेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन देख लो। डिग्निफाइंग थ्रेट्स टू एलिफेंट्स, डिग्निफाइंग का मतलब होता है सम्मान देना। वो धमकियां जो एलिफेंट्स को सम्मान दे रहे हैं, वो धमकियां जो एलिफेंट को मिल रहे हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए, ठीक है, मतलब उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। वो धमकियां जो एलिफेंट्स को मिल रहे हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए, परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। सो कंफ्यूजिंग थ्रेट्स टू एलिफेंट्स मतलब हाथियों को मिलने वाले जो धमकियां हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए। स्टैग्नेटिंग का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। ठीक है, तो जो थ्रेट्स एलिफेंट्स को मिल रहे हैं वो रुका हुआ होने के लिए, कोई सेंस नहीं है। एड्रेसिंग का मतलब होता है किसी चीज को सॉर्ट आउट करना, किसी चीज का सोल्यूशन निकालना। तो एलिफेंट्स को जो थ्रेट मिल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए पब्लिक और पॉलिटिकल दोनों इच्छाओं की जरूरत है। आंसर होगा एड्रेसिंग। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। जो जो चीजें मैंने नोट करने को कहा है उसे नोट करते जाना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। एट द एंड ऑफ आवर कोर्स आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा मोस्ट रिपीटेड चीजों का, जिससे 90% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।